पुस्तक 38 अध्याय 21 कम उपयोगी। जेडफायर दायरे के बाहर एक स्थानिक आंसू के भीतर एक क्षेत्र दिखाई दिया। और हम यहाँ हैं। जी निंग ने धधकती लपटों के विशाल भंवर को देखा और मुस्कुराई। हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने शायद अब तक खबर सुन ली होगी। जरूर। एजोरफाइंड के बूढ़े चेहरे पर उत्साह के भाव थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। जहाँ तक मैं उसे समझता हूँ, वह शायद बुरी तरह डर गया है। हो सकता है कि तुम्हारे आते ही वह तुरंत दया की भीख मांगे। डार्कनॉर्थ, चलो जाकर देखते हैं। निंग हेगेमॉन विंटरफ्लेम के चेहरे पर घबराहट भरी नजर देखने के लिए उत्सुक था। पहले विंटरफ्लेम हमेशा घमंडी और दबंग व्यवहार करता था। फुसफुसाहट। रियलमशिप तेज गति से जेडफायर रियल में उड़ी और जलते हुए मार्गों में उतर गई। गुरु, आसपास से एक आवाज गूंजी। ये जलते हुए रास्तों पर नियंत्रण रखने वाले सम्राट श्रेणी के गोलेम की आवाज थी। क्या विंटरफ्लेम अभी भी उसी पुरानी स्थिति में है? निंग ने पूछा। मास्टर, आवाज गूंजी। हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपके आदेशानुसार तंत्र पर नियंत्रण कर लिया और उसे लगभग मार ही डाला। इससे हेगेमॉन विंटरफ्लेम इतना डर गया कि उसने फिर भागने की हिम्मत नहीं की और वह वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। उसने सचमुच भागने की कोशिश की थी। एजोरफियन मुस्कुराया और बोला, आखिरकार उसे डर का मतलब समझ आ गया है। उसका रूप अजेय है, यानी भले ही मैं उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं उसे मार नहीं सकता। लेकिन अब जब हमारे पास फ्लेमविंग है तो उसे मारना बहुत आसान होगा। अगर उसने भागने की कोशिश की तो धधकते रास्तों में मौजूद तंत्र उसकी जान भी ले सकते हैं। भागना और न भागना दोनों ही विनाश का कारण बनेंगे। हाँ, मैं उसके बेवकूफ चेहरे पर वो भाव देखने के लिए उत्सुक हूँ। निंग भी हंसा। उसे भी खुशी हुई। कुछ देर उड़ने के बाद आखिरकार उन्हें हेगेमॉन विंटरफ्लेम दिखाई दिया। हेगेमॉन विंटरफ्लेम शून्य में कमल मुद्रा में विराजमान था। वह अब भी पहले जैसा ही शैतानी रूप से सुंदर लग रहा था, लेकिन उसकी आभा कुछ अस्त व्यस्त थी। अरे, हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने अपना सिर घुमाया जैसे ही दूर का साम्राज्य उसके पास आया। वह जल्दी से खड़ा हो गया। 4 आकृतियां उस क्षेत्र से बाहर उड़ीं, जिनमें सबसे आगे एक सफेद वस्त्रधारी युवक था जिसकी पीठ पर एक काला म्यान था। उसके बगल में गोल मटोल फ्लेमविंग और हेगेमॉन अजूरफाइंड थे और उनके पीछे रक्षक व्हाइट थॉ खड़ा था। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, डाउल और डार्कनॉर्थ, हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने कहा। उसका व्यवहार बहुत विनम्र था और बोलते हुए उसने फ्लेमविंग की ओर एक नजर डाली। फ्लेमविंग अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ खाना खा रहा था और उसने विंटरफ्लेम की ओर भी एक नजर डाली। विंटरफ्लेम को ऐसा लग रहा था मानो उसे भी धीरे धीरे निगला जा रहा हो और उसकी मानसिक स्थिति और भी अस्त व्यस्त हो गई। हाँ, देखो तो हमारा प्यारा हेगेमॉन विंटरफ्लेम कितना सम्मान दे रहा है। एजोरफाइंड जोर से हंसा और अपनी कमर पकड़ ली। वह तो बिल्कुल नौकर जैसा विनम्र है। पिछली बार जब हमने उसे देखा था तो वह बहुत घमंडी लग रहा था, है ना? विंटरफ्लेम, क्या तुम्हें याद है कि जब हम आखिरी बार मिले थे तब तुमने हमसे क्या आखिरी शब्द कहे थे? हेगेमॉन विंटरफ्लेम का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि एजोरफियंट बोल रहा था। मुझे लगता है तुम भूल गए हो, पर मैं नहीं। मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। देखो विंटरफ्लेम, एजोरफियंट ने हाथ हिलाया जिससे उनके बगल में एक भ्रामक छवि प्रकट हुई। यह उनकी पिछली मुलाकात का दृश्य था और उन भ्रामक छवियों में विंटरफ्लेम घृणा से गुर्रा रहा था और दहाड़ रहा था। देखते हैं पहले तुम मरते हो या मैं। विंटरफ्लेम ने अपने दांत पीस लिए। बस, एजोरफाइंड, निंग ने कहा। ठीक है। एजोरफियंट निर्देशानुसार चुप हो गया। विंटरफ्लेम थोड़ा शांत हुआ। हालांकि वह पूरी तरह से बेईमान था, फिर भी एक हेजेमोन होने के नाते उसे अपनी इज्जत की परवाह थी। एजोरफियंट से ऐसा मजाक सहना उसे बहुत बुरा लगा। निंग का एजोरफियंट को रुकने का आदेश सुनकर वह अचानक आशा से भर गया। शायद डाउल और डार्कनॉर्थ कोई द्वेष नहीं रखेगा और उसे छोड़ देगा। वह जल्द ही मरने वाला है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। निंग की आवाज एक बार फिर गूंजी और विंटरफ्लेम का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। डाउल और डार्कनॉर्थ, हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने गला फाड़कर चीख मारी। हेगेमॉन विंटरफ्लेम की आवाज में दुख और क्रोध देखकर निंग भी बुरी तरह चौंक गया। डाउल और डार्कनॉर्थ, मैं गलत था। सब मेरी ही गलती थी। मैं बहुत घमंडी और निर्दयी हो रहा था। हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने निंग को घूरा, फिर विनती भरे अंदाज में बोला, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे एक मौका दो, डाउल और डार्कनॉर्थ। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। मुझे एक मौका दो। आपके सपनों में, एजोरफियंट बुदबुदाया। हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा अनुचर बनने को तैयार हूँ। जब तक तुम मेरी जान बख्शोगे मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। निंग चुपचाप देखता रहा जबकि एजोरफियंट ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने मुझे उसका अनुचर बनने के लिए नीची नजर से नहीं देखा? मुझे डाउल और डार्कनॉर्थ के अनुचर के रूप में सेवा करने का अवसर मिलने पर गर्व होगा। हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने जल्दी से कहा। ये देखकर कि निंग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, वह और भी घबरा गया। मैं हमेशा के लिए अनुचर बनने को तैयार हूँ। अगर आप अपने दावमज में असफल भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं, डाउल और डार्कनॉर्थ, तो भी मैं अपने जीवन के अंत तक आपके आदेशों का पालन करने की शपथ लेने को तैयार हूँ। मेरा यह मतलब नहीं है कि मुझे उम्मीद है कि आप दावमज में असफल होंगे, डाउल और डार्कनॉर्थ। मुझे स्पष्ट रूप से उम्मीद है कि आप सफल होंगे। अपनी बड़बड़ाहट के बीच में ही निंग ने अचानक अपना सिर हिलाया। फ्लेमविंग, इससे छुटकारा पाओ। हाँ, मैं आपके ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। फ्लेमविंग ने एक अजीब सी चीख निकाली और एक विशाल धधकते पंखों वाले भालू के अपने सामान्य रूप में परिवर्तित होकर वह सीधे हेगेमॉन विंटरफ्लेम की ओर बढ़ा। हेगेमॉन विंटरफ्लेम के चेहरे पर एक भयानक भाव था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी जगह एक बर्बरता का भाव आ गया।
उसने दूर खड़े निंग को घृणा भरी आंखों से घूरा, फिर चीखा, डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। रेई, ये देखकर एज्योरफाइंड ने सिर हिलाया। डार्कनॉर्थ, विंटरफ्लेम अभी भी एक हेजेमोन था, उसे अनुचर के रूप में लेना कोई बुरा विचार नहीं था। मुझे लगा था कि तुम अंततः उसे स्वीकार कर लोगे। निंग हवा में तैरते बिखरे खजानों को घूर रहा था। मैंने उसे एक बार अपना अनुचर बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन किसी वजह से उससे मुझे बहुत ज्यादा नफरत हो गई। तुम तीनों तो मेरे पास पहले से ही हैं। एक और हेगेमोन अनुचर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर होगा कि मैं अपने आसपास ऐसी गंदगी से दूर रहूं। एज्योरफाइंड अवाक रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि निंग इस तरह की वजह से एक हेगेमोनिक रिटिना को ठुकरा देगा। चलो चलें। निंग ने तीनों लोगों के लिए पहले ही कुछ योजनाएं बना ली थीं। अब तक हेगेमोन विंटरफ्लेम उसके लिए सचमुच बहुत काम का नहीं रहा था, क्योंकि निंग विंटरफ्लेम जैसे हेगेमोन पर तीनों लोगों की निगरानी के लिए भरोसा ही नहीं कर सकता था। हेजेमोन विंटरफ्लेम की मृत्यु हो गई और उसके साथ उसका अवतार भी नष्ट हो गया। ये खबर तेजी से पूरे 16 रियल्म वर्सेस एलायंस में फैल गई। गठबंधन के सभी हेजेमोन और सम्राट बहुत पहले से जानते थे कि हेजेमोन विंटरफ्लेम जलते हुए रास्तों में फंस गया है। उन सभी को शक था कि हत्यारा जेडफायर क्षेत्र का नियंत्रक डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ है। वे सभी उसके प्रति एक गहरी आशंका महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। वे जानते थे कि डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ दयालु और दयालु किस्म का नहीं था, और उन्होंने मन ही मन इस बात का जश्न मनाया कि उन्होंने अपने खजाने सौंप दिए और जेडफायर क्षेत्र से सुरक्षित निकल पाए। और इस तरह 16 क्षेत्र विविधता गठबंधन के अधिपति और सम्राट अब कुल 2 लोगों से डरते थे। पहला था क्षेत्र स्वामी विनग्रेस और दूसरा था राक्षसी प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड, जिसने ज्वाला पंख देवता डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को वश में कर लिया था। ये दोनों इतने शक्तिशाली थे कि अधिपति भी मृत्यु के भय से भयभीत हो जाते थे। निंग को बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान साधना पर था। उसे जल्द से जल्द उन 10 आर्कन श्रेणी की तकनीकों को विकसित करना था, ताकि वह उस अनमोल इनाम को अर्जित कर सके जो ऑटोक अवेकनर ने पीछे छोड़ा था। ऑटोक भी उस खजाने को मूल्यवान मानता था और उसे यूं ही दूसरों को नहीं सौंपना चाहिए था। संपदा आत्मा के अनुसार ये खजाना सभी केओस्वर्स में नंबर 1 सबसे उपयोगी खेती खजाना था, और यह डाउ मेजेस के दौरान सहायता करने में भी नंबर 1 था। निंग को ऐसा सर्वोच्च खजाना हासिल करना ही था। ओमेगा दाव के लिए दावमज बेहद मुश्किल होगा। यहाँ तक कि सम्राट वेवशिफ्ट ने भी कहा कि उन्हें निंग के लिए इसे आजमाने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। इसके अलावा अगर निंग यूवेई को पुनर्जीवित करना चाहता था तो ओमेगा दाव का रास्ता ही उसके लिए एकमात्र रास्ता था। केवल इसी रास्ते से उसे ऑटोक्स को पार करने और केओस्वर्स के प्रमुख तत्वों से यूवेई के सच्चे आत्मा अंशों को वापस लेने का मौका मिलता। बेशक इसकी पूरी संभावना थी कि वह असफल हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। समय बीतता गया। वास्ट हेवन पैलेस, डार्कनॉर्थ की जागीर के अंदर निंग एक पहाड़ की चोटी पर अकेले शांत ध्यान में बैठा था। उसके बगल में एक गर्म चूल्हा था जिस पर शराब की एक बोतल रखी थी, और पास ही एक चट्टान पर बर्फ जमी हुई थी। निंग का प्राइमल ट्विन ऑटोक के पत्थर के मंच पर एकांत ध्यान में लीन रहा, जबकि निंग का असली शरीर एक शांत जीवन जी रहा था। कठोर प्रशिक्षण और शांत चित्तता के इस द्वंद्व ने निंग के मन में कई अंतर्दृष्टियों को झिलमिला दिया। इस तरह उसने कई बाधाओं को पार किया। मैं आखिरकार अंतिम दाव यानी पृथ्वी के दाव में आर्कन स्तर पर पहुंच गया हूँ। सफेद वस्त्र पहने निंग की भौहें बर्फ से ढकी हुई थीं। उसने अचानक आंखें खोलीं और पास में रखी शराब की बोतल को घूरने लगा। ये शराब बहुत देर तक गर्म रखी गई थी, क्योंकि निंग दाव पूरा करने के बाद ही खुद को एक ही घूंट पीने की इजाजत देता था। इस तरह उसे आखिरी बार शराब पिए हुए अनगिनत साल हो गए थे। अब सभी 10 तकनीकें विकसित हो चुकी हैं। निंग की आंखों में उत्सुकता भरी नजर थी। मुझे आश्चर्य है कि ऑटोक अवेकनर मेरे लिए कौन सा अनमोल खजाना छोड़ गया है। पुस्तक 38 अध्याय 22 स्टोनफायर पल। एज्योर फ्लावर एस्टेट के भीतर काले वस्त्र पहने जी निंग पत्थर के मंच पर कमल मुद्रा में बैठे थे। वे बिना हिले डुले 10 से ज्यादा चक्रों से इसी मुद्रा में बैठे थे। सफलता। काले वस्त्र पहने निंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में जेड पर्चियों की एक श्रृंखला प्रकट हो गई। निंग ने हर जेड पर्चियों को उन सभी प्रकार की तकनीकों से भर दिया था जो उसने कई वर्षों में विकसित की थीं। हालांकि बाकी दुनिया में केवल 10 अराजकता चक्र ही बीते थे। उसने वह पूरा समय 100 गुना अस्थायी त्वरण के तहत बिताया था। दूसरे शब्दों में उसके लिए 1000 से ज्यादा अराजकता चक्र पहले ही बीत चुके थे। निंग ने कुल 10 आर्कॉन श्रेणी की तकनीकें विकसित की थीं। ये तकनीकें उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव, उसके हृदय बलब्रह्म, अग्नि दाव, जल दाव, बिजली दाव, अंतरिक्ष दाव, संरचनाओं दाव, धातु दाव, लकड़ी दाव और पृथ्वी दाव पर आधारित थीं। कुल 10 दाव थे। हेगेमोन विंटरफ्लेम का वध करने के बाद निंग ने धातु, लकड़ी और पृथ्वी जैसे सरल दाव में काम करना चुना, ताकि वह खजाने का इनाम जल्दी हासिल कर सके। वह व्यक्तिगत रूप से समय के दाव का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन अंतरिक्ष के दाव पर काम करते हुए उसने 200 से ज्यादा अराजकता चक्र बिताए थे। ये देखते हुए उसे लगा कि उसे समय पर और भी ज्यादा समय बिताना होगा। अंततः वह एक तलवार साधक था। परिणामस्वरूप वह धातु के दाव में काफी तेज था और लगभग 20 अराजकता चक्रों में ही उसमें सफलता प्राप्त कर ली। वह काष्ठ के दाव में बहुत कुशल नहीं था, इसलिए उसने उस पर 50 से अधिक अराजकता चक्र खर्च किए। 5 तत्वों के अंतिम सदस्य पृथ्वी के बारे में क्या? चूंकि वह पहले 4 में पहले ही निपुण हो चुका था, इसलिए वह वास्तव में केवल 10 अराजकता चक्रों में ही उस पर अपनी महारत हासिल करने में सफल रहा।
केवल 90 वास्तविक अराजकता चक्रों में वह वास्तव में 3 आर्कॉन श्रेणी की तकनीकों का निर्माण करने में कामयाब रहे थे। वरिष्ठ काले वस्त्र पहने निंग ने पुकारा। दूर खड़े सफेद बालों वाले वृद्ध ने, जो कमल मुद्रा में बैठे थे, धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वरिष्ठ, आप मेरे ओमेगा स्वॉर्ड दाव और मेरे भ्रमों के बारे में तो जानते ही हैं। ये रही बाकी 8 तकनीकें। निंग ने अपने पीछे हवा में तैरती 8 पर्चियों की ओर इशारा किया। कृपया इन्हें देखिए। 8 Z पर्चियां सफेद बालों वाले आदमी की ओर तैरती हुई आईं। इतनी जल्दी सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत 8 पर्चियों को घूरा। उनका विश्लेषण करने के बाद उसने सिर हिलाया। बुरा नहीं, आपने 5 तत्वों में महारत हासिल कर ली है और आपने संरचनाओं के दाव में भी जबरदस्त प्रगति की है। दाव की आपकी समझ वाकई अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की है। सच कहूं तो जिस तेजी से आपने अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाव बनाया और फिर एक दाव लॉर्ड के रूप में चौथे चरण तक पहुंचे, उसे देखते हुए मुझे यकीन था कि आपकी समझ असाधारण थी। हालांकि मुझे फिर भी अपने गुरु के आदेशों का पालन करना था। बिल्कुल, निंग ने सिर हिलाया। सच तो ये है कि किसी की समझ की क्षमताएं बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, सबसे प्रतिभाशाली नवजात शिशु भी ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएगा। जीवन में आपके द्वारा अनुभव किए गए अनेक अनुभव आपको भट्टी में धातु की तरह ढालेंगे, या तो आपको तोड़ देंगे या आपको और भी मजबूत, कठोर और चमकदार बना देंगे। निंग का हृदय पूरी तरह से तलवार के ताव पर केंद्रित था और अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले उसने कई असाधारण चीजों का अनुभव किया था। अब जब वह हृदय तलवार के 14वें रुख पर पहुंच गया था, तो उसका हृदय और उसकी इच्छा शक्ति दोनों अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थे, जिससे वह पहले से भी ज्यादा तेजी से प्रशिक्षण ले पा रहा था। तुमने 10 तकनीकें बनाई हैं, यानी मैं वह खजाना दे सकता हूँ जो गुरु ने पीछे छोड़ा था। सफेद बालों वाले बूढ़े ने हाथ हिलाया। फुस, हॉल अचानक लहरों से भर गया और प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं, जिससे कमरे के बिल्कुल बीच में मुट्ठी भर एक छोटी सी जगह दिखाई दी। इस छोटी सी जगह के प्रकट होने के बाद कोई भी धुंधले ढंग से उसके भीतर 2 वस्तुओं को उड़ते हुए देख सकता था। पहली वस्तु एक बिल्कुल गोल और चिकना मोती था। ये लगभग एक अंडे के आकार का लग रहा था और इससे ऐसी अवास्तविक लहरें निकल रही थीं जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। निंग अपने अंदर शक्ति की लहरों को महसूस कर सकता था, जिससे उसे पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में हो। यह एहसास कितना अविश्वसनीय रूप से गर्म और सुकून देने वाला था। दूसरी वस्तु भी गोल थी, लेकिन वह अनगिनत रेखाओं और रूनों से ढकी हुई थी। इधर आओ, सफेद बालों वाले व्यक्ति ने हाथ हिलाया, जिससे दोनों वस्तुएं उसकी ओर तैरने लगीं। डार्कनॉर्थ, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की ओर देखा। इस पहले खजाने का नाम मेरे गुरु और ऑटॉक्स ने स्टोनफायर पल रखा था। वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह कैओस्वस द्वारा प्रकट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खजाना है और यह साधना का सबसे उपयोगी खजाना है। गुरु ने अपना सारा ध्यान 9 कैओस मोहरों को पूरा करने पर केंद्रित किया और इसलिए उन्हें इस प्रकार के खजाने अमूल्य लगे। परिणामस्वरूप उन्होंने अन्य ऑटॉक्स को इसे लेने के लिए मनाने के लिए काफी अच्छी कीमत चुकाई। निंग चौंक गया। तो क्या ऑटॉक अवेकनर ने पहले इस खजाने का इस्तेमाल किया था? मैं तुम्हें इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। सफेद बालों वाला बुजुर्ग हंसा। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब सिथे अपनी शक्ति के चरम पर थे। उन्होंने अभी तक साधक सभ्यताओं के विरुद्ध महायुद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन मेरे गुरु और अन्य लोग पहले से ही गुप्त रूप से उनसे सावधान थे, हर समय उन पर नजर रख रहे थे। एक बार गुरु और अन्य लोगों को अचानक खतरे का आभास हुआ और वे जल्दी से उस स्थान पर जाने के लिए सेना में शामिल हो गए। उन्होंने पाया कि सिथे ने एक अजीब पत्थर के जीव को पकड़ लिया था और उसे ले जा रहे थे, जो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था। मेरे गुरु और अन्य लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। सिथे या तो भाग गए या मर गए। पत्थर की आग वाले जीव के बारे में, ये वास्तव में शक्ति में मेरे गुरु और अन्य ऑटॉकों के बराबर था। ऑटॉक्स के बराबर? निंग हैरान था। सिथ वास्तव में इतनी शक्तिशाली प्राणियों के नियंत्रण में है? वह जीव शायद सिथे नहीं था। हम में से कोई नहीं जानता कि सिथे को वह चीज कहाँ मिली और उन्होंने उस पर कैसे नियंत्रण किया, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। मास्टर और उनके साथियों ने उससे लड़ने में हजारों साल बिताए। आखिरकार उसकी ऊर्जा खत्म हो गई और वह मर गया। जैसे ही वह अजीब पत्थर जैसी आग वाला जीव मरा, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके अंदर का यह मोती प्रकट हुआ। इस मोती में अद्भुत गुण है और यह साधना के दौरान साधकों के लिए बहुत उपयोगी है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। हमें कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही जीव मिले जो इस स्तर की शक्ति तक पहुंचे थे। एक था ये स्टोनफायर जीव, दूसरा एक आइसबर्ग जीव जो सिथे के नियंत्रण में था और डॉन युद्ध के दौरान उनके लिए लड़ा था। ऑटॉक्स ने इन दोनों जीवों को मार डाला। मुझे लगता है कि उन्हें इन जीवों के स्रोत के बारे में और भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं की। निंग ने आश्चर्य से आह भरी। ये जीव जो शक्ति में ऑटॉक्स के बराबर थे, क्या सिथे ने इन्हें बनाया होगा? निंग ने पूछा। असंभव, वे सचमुच जीवित प्राणी थे, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। निंग ने पूछा, ऑटॉक अवेकनर ने उनके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी? नहीं, उन्होंने एक बार कहा था कि सिथे के नष्ट हो जाने के बाद ये जीव फिर कभी नहीं दिखेंगे, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। निंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह उलझन में था। सिथे के चले जाने के बाद ये भयानक जीव अब क्यों नहीं दिखाई देते? निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। आखिरकार उसने पर्याप्त जगहें नहीं देखी थीं। उसने सम्राट वेवशिफ्ट ने जो देखा था उसका एक अंश भी नहीं देखा था। ऑटॉक्स की तो बात ही छोड़िए,
वह विशाल कैओसवर्स के बारे में बहुत कम जानता था। ये स्टोनफायर पल अब तुम्हारा है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने इसे निंग को देते हुए कहा, लेकिन हाँ, तुम्हें इसे किसी और को देने की इजाजत नहीं है। अगर भविष्य में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो यह वापस जागीर में पहुंच जाएगा और अपने अगले मालिक का इंतजार करेगा। वापस उड़ जाओ। मोती स्वीकार करने के बाद निंग को पहले तो लगा कि वह काफी ठंडा है, लेकिन जल्द ही उसके हाथ की गर्माहट ने उसे और गर्म कर दिया। निंग ने मोती की जांच करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति उसमें भेजी। अरे, यह कोई जादुई खजाना तो नहीं है? निंग हैरान रह गया। ये तो बस एक साधारण सी चीज थी, कोई जादुई खजाना नहीं। वह इसे कैसे बांधकर इस्तेमाल कर सकता था? यह एक प्राकृतिक खजाना है। आपको बस अपनी दिव्य इंद्रिय की एक किरण इसमें डालनी है और आप इसे सक्रिय कर पाएंगे, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। इस संपदा में पत्थर की आग वाले प्राणी का शव भी है। अगर मोती पर किसी का नियंत्रण नहीं है तो ये स्पेस टाइम से गुजरकर वापस आ जाएगा। कितना अविश्वसनीय! निंग हैरान रह गया। ऑटोक्स ने स्टोनफायर प्राणी को नष्ट कर दिया और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन स्टोनफायर पल उसके शरीर के टूटे हुए टुकड़ों की ओर वापस उड़ जाता और उसे तुरंत जिंदा कर देता। सफेद बालों वाला बुजुर्ग हंसा। आखिरकार मास्टर और बाकियों को उसकी आत्मा और सच्ची आत्मा को तब तक नष्ट करना पड़ा जब तक कि वह खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करना बंद नहीं कर देता। अब तक लाश मास्टर के जादू से ग्रस्त हो चुकी है और यहीं दबी हुई है, इसलिए जब तुम मरोगे डार्कनॉर्थ, स्टोनफायर पल इस जगह पर वापस आ जाएगा। निंग ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपनी ईश्वर इंद्रिय की एक किरण मोती में डाली, उसे एहसास हुआ कि वह मोती उसका ही हिस्सा बन गया है और पूरी तरह से उसके साथ एक हो गया है। अंदर आओ। निंग ने स्टोनफायर पल को अपने शरीर में प्रवेश करने की इच्छा की। उसके शरीर के हर हिस्से में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई और उसकी आत्मा दोनों को अविश्वसनीय रूप से सुकून मिला। जब निंग ने इस अवस्था में समय के ताव का ध्यान करने की कोशिश की तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके मन में अंतर्दृष्टि का एक झरना बहने लगा हो। ये साधना के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग मुस्कुराया। ये साधना का सबसे बड़ा खजाना है, यानी स्वाभाविक रूप से ये दाऊमज का भी सबसे बड़ा खजाना है। निंग के दिल में उत्साह का भाव था। हेगेमॉन ब्राइट शो और बाकी लोगों ने क्रिम्सन वेव मंदिर के फलों के लिए जोरदार प्रतिस्पर्धा की थी। क्यों? क्योंकि उन फलों से स्पिरिट पिल्स बनाई जा सकती थीं, जिन्हें खाने से साधना में बहुत फायदा होता। स्टोनफायर पल सर्वोच्च साधना निधि थी जिसका उपयोग स्वयं ऑटोक अवेकनर ने किया था, और पत्थर के मंच के लिए भी यही सच था। अब दोनों ही निंग को विरासत में मिले थे। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि मास्टर क्या उम्मीद कर रहे थे जब उन्होंने ये चीजें तुम्हारे लिए छोड़ी थीं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की तरफ देखा। मैं समझता हूँ। ऑटोक अवेकनर की सबसे बड़ी इच्छा थी कि 9 कैओस सील्स पूर्ण हो जाएं। निंग ने कहा, हाँ, यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस था। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फिर धीरे से उंगली हिलाई और दूसरे तैरते हुए गोले को भी निंग की ओर उड़ा दिया। निंग ने देखा कि यह गोला अनगिनत रूनों और पैटर्न वाली रेखाओं से ढका हुआ था जो इसकी सतह पर फैली हुई थीं। उसे तुरंत लगा कि यह किसी न किसी तरह 9 अराजकता मोहरों से जुड़ा है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने समझाया, यह अनंत काल का हृदय है। ये रूनों की परतों से ढका है जिन्हें समझना और सुलझाना जरूरी है। डार्कनॉर्थ, तुम्हें रूनों की इन परतों को सुझाने के लिए लगातार काम करना चाहिए। एक बार जब तुम अनंत काल के हृदय को ढकने वाली रूनों की सभी 99 परतों में पूरी तरह से महारत हासिल कर लोगे तो तुम 9 अराजकता मोहरों में गुरु के स्तर की अंतर्दृष्टि तक पहुंच जाओगे। लेकिन अनंत हृदय को हल करने और समझने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ एक पहलू में ही उनके स्तर तक पहुंच गए हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की ओर देखा। मेरे गुरु को उम्मीद है कि कोई इस तकनीक को अनंत सम्राट के स्तर तक सुधार सके, इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र का नाम अनंत हृदय रखा है। इसे हल करना सीखना दाऊमज में आपके लिए कुछ मददगार साबित होगा। हालांकि यह सहायता काफी कम होगी। गुरु ने अनंत हृदय के केंद्र में एक अंतिम खजाना छोड़ दिया है। अगर आप इसे पूरी तरह से हल कर लेते हैं तो इसके अंदर का खजाना आपका हो जाएगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि यह स्टोनफायर पल जितना ही मूल्यवान है। निंग को खुशी और गम दोनों का एहसास हुआ। ऑटोक अवेकनर ने सचमुच अपने उत्तराधिकारियों से 9 अराजकता मोहरों को पूरा करवाने की पूरी कोशिश की थी। उसने तो अनंत काल के हृदय में एक खजाना भी सील कर दिया था। अगर कोई इसे हासिल करना चाहता था तो उसे पहले अनंत काल के हृदय का पूरी तरह से विनाश करना होगा और 9 अराजकता मोहरों में ऑटोक अवेकनर की अंतर्दृष्टि के स्तर तक पहुंचना होगा। इसके लिए वाकई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। पुस्तक 38, अध्याय 23, अंतर। वरिष्ठ जी, निंग ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कैओसवर्स में और कौन से बाहरी खजाने मौजूद हैं जो डमर्ज का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रमुख लाभ के हैं? दाऊमज में सफलता 2 कारकों का संयोजन थी, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का अर्थ था स्वयं और अपनी अंतर्दृष्टि। केवल तभी जब कोई पर्याप्त रूप से उच्च स्तर की समझ तक पहुंच जाए तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाह्य कारक विशेष खजानों को संदर्भित करते थे जो किसी के अवसरों को बेहतर बनाते थे, जैसे कि ऑटोक का पत्थर का मंच या स्टोनफायर पल। निंग जो करने की कोशिश कर रहा था वह पहले कभी सफल नहीं हुआ था। ओमेगा दाव में एक दाऊमज पूरे कैओसवर्स के इतिहास में किसी ने भी ऐसा सफलतापूर्वक नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे न केवल खुद को निपुण बनाना था बल्कि सभी बाहरी मदद के स्रोत भी जुटाने थे। इस तरह दाऊमज में उसकी संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती। बाहरी खजाने। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आश्चर्य से निंग की ओर देखा, फिर निंग के नीचे ऑटोक के पत्थर के चबूतरे की ओर इशारा किया। यह इस संपत्ति का आधार है
और गुरु ने इसे गढ़ने में अनगिनत प्रयास किए हैं। तुमने पहले ही एक स्टोनफायर पल भी हासिल कर लिया है, जो एक ऐसे प्राणी का सार है जो शक्ति में ऑटोप के बराबर था। ये वो खजाने थे जिनका इस्तेमाल मेरे गुरु ने खुद साधना में मदद के लिए किया था। इनके साथ तुम्हें और कौन से बाहरी खजाने चाहिए? मैं समझ गया, निंग ने जल्दी से कहा। ऑटोप का पत्थर का मंच और स्टोनफायर पल दोनों ही साधना में बहुत मददगार हैं। ये मुझे प्रशिक्षण के दौरान निरंतर दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेंगे। मैं अभी जिस चीज की बात कर रहा था वह एक अन्य प्रकार का बाह्य खजाना है, जो वॉइड जेड सील या 9 ओरिफिसेस वॉइड पिल जैसा कुछ है। ऐसे खजाने जो थोड़े समय के लिए आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। कई प्रतिभाशाली डाउनलॉर्ड्स अपने डाउमच की तैयारी के लिए जादुई वेदियां बनाते और विशेष स्पिरिट पिल्स ढूंढते थे। ये स्पिरिट पिल्स जब खाई जाती थीं तो सच्ची आत्मा अत्यधिक उत्तेजित हो जाती थी। जहां तक वोइडजी जेडसील की बात है तो यह वास्तव में एक संपूर्ण डाउमच अनुकरण की अनुमति देता था। तुम ओमेगा दाव के मार्ग पर चलते हो, इसलिए तुम्हारे डाउमच का अनुकरण करने का कोई तरीका नहीं है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। जहां तक विशेष स्पिरिट पिल्स की बात है, वे शायद उतनी उपयोगी भी नहीं होंगी जितनी कि तुम आमतौर पर ऑटोक के पत्थर के मंच और स्टोनफायर पल का इस्तेमाल करते समय होती हो। निंग ने तुरंत पूछा, क्या कोई विशेष चीज नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं? निंग हर उस चीज को लेने के लिए तैयार रहता था जो उसके काम की होती थी। सफेद बालों वाले बूढ़े ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही है तो मुझे एक अद्भुत, एक बार इस्तेमाल होने वाला डाउमच खजाना याद है जो बेहद कम समय में ही जबरदस्त शक्ति का संचार कर सकता है। मास्टर ने एक बार मुझे इसका जिक्र किया था और इसे अपनी श्रेणी के शीर्ष 3 खजानों में से एक बताया था। ये सुनकर निंग की आंखें चमक उठीं। सबसे पहले वाले खजाने को डाउमच अग्नि बादल फूल के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर वाले खजाने को धूप आत्मा फल के नाम से जाना जाता है। तीसरे को क्लाउड विल जेड के नाम से जाना जाता है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने हार मानते हुए कहा, लेकिन मैंने इनके बारे में सिर्फ इसलिए सुना है क्योंकि मेरे गुरु ने एक बार दूसरे ऑटोक्स के साथ इनके बारे में यूं ही बातचीत की थी। ये लोग विस्तार से बात नहीं करते थे, इसलिए मुझे इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन डार्क नॉर्थ ये सब सीमित समय की वस्तुएं हैं। एक बार इनका इस्तेमाल हो जाए तो ये खत्म हो जाती हैं। इनकी कीमत पत्थर के मंच या स्टोनफायर पल के बराबर भी नहीं है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। और मुझे याद है कि मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि क्लाउड विल जेड का असर लगभग 3 महीने तक ही रहता है, लेकिन इसका असर स्टोनफायर पल के निरंतर असर जितना ही होता है। इसे सिर्फ 3 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि स्टोनफायर पल स्थायी है और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की तरफ देखा। क्लाउड विल जेड को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, फिर क्यों परेशान होना? निंग ने बस चुपचाप सारी जानकारी याद कर ली। तीसरे नंबर के खजाने क्लाउड विल जेड को ढूंढने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि बाकी 2 खजाने ढूंढने लायक थे। कोई भी चीज जो दाउमच तक पहुंचने की उसकी संभावनाओं को जरा भी बढ़ा दे, उसे ढूंढने लायक थी। वरिष्ठ, मुझे ये चीजें कहाँ ढूंढनी चाहिए? निंग ने पूछा। पता नहीं, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैंने मास्टर जी से उनके बारे में कभी नहीं पूछा। ओह, निंग ने एक पल सोचा। पहले उसने इंसेंस स्पिरिट फ्रूट या डाउमच फायर क्लाउड फ्लावर के बारे में कभी सुना भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ अनुभवी और दुनियादारी वाले लोग ही इनके बारे में जानते होंगे। अफसोस कि उसने अपने बड़े भाई वेवशिफ्ट से इनके बारे में नहीं पूछा था। सोलर रियल्म वर्सेस एलायंस में सम्राट वेवशिफ्ट के अलावा शायद सबसे दुनियादारी वाला व्यक्ति रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस था। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने 1 से अधिक ऑटोक की सेवा की थी और उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। डार्क नॉर्थ, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। ऐसे दुर्लभ खजानों को ढूंढना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि ऑटोक्स भी विशाल कैओस्फेस के बारे में सब कुछ नहीं जानते। सिथे की तकनीक, 2 मारे गए ऑटोक्स स्तर के जीव, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि कैओस्फेस अपने भीतर कई भयानक राज समेटे हुए है। तुम अभी भी एक डाउलॉर्ड ही हो। अगर तुम मजबूत हो तो क्या हुआ? कुछ ऐसी खतरनाक जगहें हैं जहाँ हेगेमॉन्स भी गिर पड़ेंगे। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। मैं समझ गया, निंग ने सिर हिलाया। हालांकि चूंकि उसके पास फ्लेमविंग गॉड था, उसे लगा कि वह अभी भी एक अच्छा प्रयास कर सकता है। आखिरकार कैओस प्रिमोडियल्स अपने लगभग अविनाशी शरीर के लिए प्रसिद्ध थे। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स कैओस्फेस का एक छोटा सा हिस्सा है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप ब्रह्मांड का एक स्वस्थ भय पालें, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि आप अपना दाउमच पूरा करने से पहले खुद को ज्यादा नहीं आंकेंगे। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो शायद आप किसी अदरवाइज लॉर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। आप कैओस्फेस में जाकर विचरण कर सकते हैं, तभी आपके जिंदा रहने की गारंटी होगी। धन्यवाद सीनियर। निंग समझ गया कि स्टेट स्पिरिट अभी भी चिंतित है, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। दरअसल मैंने पहले ही एक कैओस प्रिमोडियल को वश में कर लिया है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग तुरंत अवाक रह गया। तुम क्या? अहम, अच्छा बस हो गया। सफेद बालों वाले बुजुर्ग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह तुरंत हवा में गायब हो गया। उसकी आवाज दूसरे हॉल में आखिरी बार गूंजी। याद रखना, अनंत हृदय को सुलझाना ही मेरे गुरु की आखिरी इच्छा है। ये सभी साधक सभ्यताओं के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। मैं समझ गया, निंग ने सिर हिलाया। काले वस्त्र पहने निंग ऑटोक के पत्थर के मंच के ऊपर बैठा था तथा अपने हाथों से अनंत काल के हृदय के साथ खेल रहा था। ओह, ऑटोक अवेकना। निंग ने अनंत हृदय की ओर देखा।
तो ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है ना? लेकिन मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं दांवमच पूरा करूं और फिर भविष्य में ऑटोक बनूं। निंग का हृदय मिश्रित भावनाओं से भर गया। उसकी इच्छा और ऑटोक अवेकना की इच्छा, दोनों में दो अलग अलग रास्ते थे। डॉन युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद से ऑटोक ब्रह्मांड के शिखर पर थे और उनका कोई सानी नहीं था। परिणामस्वरूप वे काफी अकेले थे और अक्सर कुछ करने की तलाश में रहते थे। ऑटोक बोलिन ने एओनियंस की रचना की थी, जबकि ऑटोक अवेकना ने अपना सारा प्रयास 9 केओस सील्स का विश्लेषण करने और सिथे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साधना तकनीक के समान एक प्रकार की साधना तकनीक बनाने में लगाया था। सिथे द्वारा प्रयुक्त साधना तकनीक ने नील पुष्प धुंध ऊर्जा के समान ही कुछ उत्पन्न किया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उससे भी अधिक गहन थी। दुर्भाग्यवश वे साधकों से बिल्कुल भिन्न प्रकार के जीव थे और इसलिए साधकों के लिए अपनी साधना तकनीकों का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। ऑटोक अवेकना ने कुछ ऐसा ही बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगर वह सचमुच सफल होता तो इससे सभी साधक सभ्यताओं को लाभ होता। दुर्भाग्य से वह ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा ही बना पाया जिससे चौथे चरण के डाउनलॉर्ड्स अपनी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को परिवर्तित कर सकें। सम्राट श्रेणी की ऊर्जा को रूपांतरित करने का कोई तरीका नहीं था। ऑटोक अवेकना, मैं कोशिश करूंगा। अगर मुझमें इसके लिए अद्भुत प्रतिभा निकली तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। निंग का मन बिल्कुल साफ था। एक डाउनलॉर्ड होने के नाते उसका समय सीमित था। 9 केओस सील्स पर शोध करने में वह अपना सारा समय नहीं लगा सकता था। लेकिन अगर ऐसा लगता कि वह इस काम में अपनी अद्भुत रुचि के कारण कम समय में ही सफल हो सकता है तो उसे समय लगाने में कोई आपत्ति नहीं थी। तोड़ो। निंग ने गोले को धन के रूनों को देखा। निंग आसानी से रूनों की पहली परत को तोड़ने में कामयाब रहा। फिर से तोड़ो। निंग की अंतर्दृष्टि अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर पर थी और उसने पहले 9 अराजकता मुहरों का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए उसे रूनों की दूसरी परत को तोड़ना काफी आसान लगा। वह एक के बाद एक परतें तोड़ता गया, लेकिन कठिनाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। निंग को हर परत के लिए ज्यादा समय लगने लगा। पलक झपकते ही 10 करोड़ से ज्यादा साल बीत गए। अब इसे आराम करने का समय आ गया है। निंग अचानक रुक गया। अनंत काल के हृदय में कुल 99 परतें थीं और उन सभी को सुलझाना 9 अराजकता मोहरों की अंतर्दृष्टि के उसी स्तर तक पहुंचने का प्रतीक होगा जहां ऑटोक अवेकना पहुंच गया था। मैंने केवल 19 परतें ही हल की हैं। निंग के मन में एक दुख का भाव था। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता चीजें और भी मुश्किल होती जाती और अभी के लिए 19 परतें ही उसकी सीमा थीं। अगर वह बहुत लंबा समय लगाता तो ज्यादा से ज्यादा 20वीं और 21वीं परतें ही मुश्किल से हल कर पाता। 99 बहुत मुश्किल। ऑटोक अवेकना, आपने अपना पत्थर का मंच बनाया और स्टोनफायर पल हासिल किया, फिर भी 9 केओस सील्स की अपनी अंतिम अंतर्दृष्टि तक पहुंचने में अनगिनत साल लगा दिए। मैं इसकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? निंग ने अपना सिर हिलाया। भले ही मैं इस पर 1 लाख और केओस साइकिल लगा दूं, फिर भी सभी 99 स्तरों को सफलतापूर्वक पार करने की मेरी संभावनाएं बहुत कम हैं। मुझे दांवमच पूरा करना है। अगर मैं किसी तरह ये तकनीक बना भी लूं तो भी दांवमच में यह मेरे किसी काम की नहीं होगी। निंग ने मन ही मन आह भरी। मुझे माफ करना ऑटोक अवेकना। उसके पास अभी के लिए अनंत काल के हृदय को सुझाने के इस मिशन को टालने के अलावा कोई चारा नहीं था। कभी कभार अनंत काल के हृदय को सुझाने में कुछ समय बिताने के लिए, ताकि दूसरे कामों में लगने वाले समय का संतुलन बना रहे। लेकिन अगर उसने अपनी सारी मेहनत इसी पर लगा दी तो पहले से ही मुश्किल दांवमच पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। नतीजा शायद वही होगा जो बड़े भाई वेवशिफ्ट ने भविष्यवाणी की थी। निश्चित विनाश। 99 स्तर, 19 स्तर। निंग दोनों के बीच के अंतर पर बस हंस ही सका। फिर उसने हाथ हिलाकर अनंत हृदय को दूर रख दिया। पुस्तक 38, अध्याय 24, जीवन प्रशिक्षण। जी निंग को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वह पूरी तरह से अपने रास्ते पर केंद्रित था, दांवमच के रास्ते पर। दांवमच के मामले में मदद के सभी बाहरी स्रोत गौण थे। अंततः उसकी अपनी अंतर्दृष्टि ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। निंग अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि उसे कभी कभार कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त होती थीं, लेकिन वे व्यवस्थित होने के बजाय बिखरी हुई थीं। इसीलिए उसने ऑटोक बोलिन का अनुकरण करने का निर्णय लिया था। जब ऑटोक बोलिन एक हेजेमोन था तब उसने कई अन्य दाव को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। चूंकि उसने 9 अलग अलग दाव को हेजेमोनिक स्तर तक उन्नत किया था, इसलिए उसे पंजे के दाव के बारे में इतनी बिखरी हुई अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई कि अंततः इन अंतर्दृष्टियों ने उसे अचानक अपनी अड़चनों को तोड़कर ऑटोकी तक पहुंचने में मदद की और वह साधक सभ्यताओं के सर्वोच्च नेताओं में से एक बन गया। मैं ऑटोक बोलिन जैसा ही हूँ। मैं अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव में और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और बिखरी हुई जानकारी भी हासिल करना मेरे लिए काफी मुश्किल है। हालांकि सभी दाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जितना ज्यादा दूसरे दाव में प्रशिक्षण लूंगा, मेरे ओमेगा स्वॉर्ड दाव के लिए दांवमच में सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। निंग ने अपना मन शांत किया और दूसरे दाव में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, संरचनाएं, अंतरिक्ष, वज्र, ब्रह्म, इन सब में वह पहले से ही निपुण था। निंग का अगला लक्ष्य पवन का दाव था। दाव के बीच कुछ खास समूह थे। उदाहरण के लिए 5 तत्वों को एक समूह माना जाता था, जबकि पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल एक और समूह था। निंग को पवन में प्रशिक्षण लेना काफी आसान लगा, खासकर स्टोनफायर पल हासिल करने के बाद। पवन के दाव को आर्कन स्तर तक प्रशिक्षित करने के लिए उसे केवल एक अराजकता चक्र की आवश्यकता थी। हालांकि समय अंतरिक्ष से भी ज्यादा कठिन था। समय पानी की तरह बहता गया।
निंग का काले वस्त्रधारी प्राइमल ट्विन लगातार प्रशिक्षण ले रहा था, जबकि निंग का असली शरीर एजर फाइंड, व्हाइट थॉ और फ्लेमिंग के साथ ब्रह्मांड में विचरण करने लगा। आखिरकार उसने सिर्फ फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में भी बहुत कम जगहों का दौरा किया था। कई खतरनाक जगहें थीं जहां उसे अभी जाना बाकी था। ज्यादा जगहों पर जाकर और ज्यादा चीजें देखकर वह प्रेरित होगा और उसे किसी दिव्य ज्ञान की बेहतर संभावना होगी। निंग के पास एक क्षेत्र था, वह शक्ति के आधिपत्य स्तर पर था और उसकी सुरक्षा के लिए फ्लेमिंग भी था। फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र के सभी विशेष खतरनाक क्षेत्रों को पूरी तरह से पार करने के लिए उसे केवल 18 अराजकता चक्रों की आवश्यकता थी। हालांकि उसे अभी तक टेरास्टाजिया को पूरी तरह से पार करना बाकी था, जो बहुत अधिक खतरों से भरा था। आखिरकार वह डॉन युद्ध का एक युद्ध क्षेत्र था, यहाँ तक कि फ्लेमविंग भी वहाँ स्थित कुछ भयानक जालों में आसानी से फंस सकता था। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के खतरनाक क्षेत्रों में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद निंग कुछ साधारण अराजकता लोकों और शाश्वत लोकों में भटकने लगा, जहाँ वह साधारण मनुष्यों और अनगिनत एलियंस के बीच रहता था। निंग ने उन सभी को दूर से और पास से देखा। एक साधारण अराजकता भरी दुनिया में 30,000 साल पहले इस दुनिया पर एक जबरदस्त विपत्ति आई थी, जिससे इसके निवासियों को अनगिनत हताहतों का सामना करना पड़ा था। इस दुनिया ने अपने लगभग सभी विशेषज्ञों और कई कुलों को खो दिया था और अब नश्वर लोगों के लिए अमर बनने की साधना करना हजारों गुना ज्यादा मुश्किल हो गया था। बूढ़े, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो? तुम तो बस हाउटियन स्तर के हो, जबकि मैं भी हूँ। मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ, फिर भी कट ऑफ में जगह नहीं बना पाया। देखो तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कामयाब हो सकते हो? एक चाय की दुकान में ब्रोकेड पहने एक युवक हंस रहा था और एक बुजुर्ग को चिढ़ा रहा था। इस बार उम्र सीमा सिर्फ 50 साल है और इसके लिए जियांतियान स्तर तक पहुंचना जरूरी है। आप दोनों में से किसी भी मानदंड पर खरे नहीं उतरते। कुछ पुराने ग्राहकों ने चाय घर के मालिक को चिढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है कि अनगिनत असंबद्ध साधक प्योकलुंग शहर में इकट्ठा हो रहे हैं, जो उस पहाड़ की तलहटी में स्थित है जहाँ प्योकलुंग संप्रदाय स्थित है। अब तक वहाँ लाखों साधक मौजूद हैं। इस महान समारोह में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। संभवतः तब तक लगभग 10 लाख साधक स्लॉट के लिए लड़ने के लिए आ चुके होंगे। 1 लाख जियांटियन विशेषज्ञ 1000 मानद शिष्य पदों के लिए लड़ रहे हैं। मैं अपने छोटे से शहर में जियांटियन विशेषज्ञों की संख्या 2 उंगलियों पर गिन सकता हूँ। ये सचमुच अकल्पनीय है कि प्योकलुंग संप्रदाय नए शिष्यों की खुलेआम भर्ती करके लगभग 10 लाख साधकों को आकर्षित कर सकता है। सभी ने सिर हिलाकर इस विषय पर उत्सुकता से चर्चा की। इस चायघर के कोने में कई आकृतियां बैठी थीं। एक सफेद वस्त्र पहने युवक था, एक हट्टा कट्टा आदमी था, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था और एक हट्टा कट्टा ईमानदार दिखने वाला आदमी था जो साफ तौर पर अंगरक्षक था। दुबला पतला बूढ़ा आदमी किसी भंडारी जैसा लग रहा था, जबकि मोटा आदमी कोई अनुचर लग रहा था। सफेद वस्त्र पहने युवक किसी कबीले का युवा सरदार लग रहा था। हालांकि उनके पहनावे को देखते हुए वे बिल्कुल साधारण लग रहे थे। यह असंभव लग रहा था कि वे किसी बड़े कबीले या परिवार से थे। वे 4 लोग निंग और उसके 3 अनुयायी थे। निंग ध्यान से सुनते हुए खाना खाता रहा। मत जाओ बड़े भाई। पास की मेज पर एक युवक और युवती बैठे थे। युवती जीवंत थी और हरे वस्त्र पहने हुए थी और वह उस व्यक्ति से विनती कर रही थी, बड़े भाई, आपने अभी कुछ ही देर पहले जियांटियन स्तर तक प्रवेश किया है और अभी तो आप इसके शुरुआती चरण में हैं। क्या आपने सुना नहीं? लगभग 10 लाख जियांटियन विशेषज्ञ वहां एकत्रित हुए हैं और वे सभी प्योपलम संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं। शीर्ष स्तर के जियांटियन विशेषज्ञों के पास मौका हो सकता है, जबकि अंतिम चरण के जियांटियन विशेषज्ञ कम से कम एक कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन आप तो केवल एक शुरुआती चरण के जियांटियन साधक हैं। जाना आत्महत्या के समान होगा। चाहे अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालूं, मुझे जाना ही होगा। युवक ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं चला गया तो कम से कम एक दिन अपने माता पिता और कुल का नाम साफ करने का मौका तो मिलेगा। अगर मैं नहीं गया तो शायद मैं कभी बदला लेने लायक ताकतवर नहीं बन पाऊंगा और हमारा कुल हमेशा उन झूठों की बदनामी झेलता रहेगा। पिता, माता, कुल के सभी बड़े बुजुर्ग, कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। बड़े भाई, हरे वस्त्र पहने युवती ने विनती की, चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं और शांति से जीवन बिताते हैं। इसमें क्या गलत है? तुम चाहती हो कि मैं इस झगड़े को भुलाकर चैन की जिंदगी जीऊं? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। युवक ने सिर हिलाया। छोड़ दो छोटी बहन, हम प्योकलुंग सिटी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हम 3 साल सफर में बिता चुके हैं और अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। तुम जानती हो कि तुम मेरा मन नहीं बदलोगी। हरे वस्त्र पहनी युवती ने अपने होंठ चबाए। मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो बड़े भाई। जवाब में युवक की आंखें लाल हो गईं। वे दोनों भी एक कोने में बैठे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनके आसपास खड़े लोग उनकी बातें सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा जीवन जियो। अगर मैं प्योकलुंग संप्रदाय में शामिल हो पाया तो एक दिन मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। युवक खड़ा हुआ, फिर निंग की मेज पर गया और बोला, भाई निंग, हम आधे महीने से साथ साथ सफर कर रहे हैं। आज हमें अलग होना ही होगा। आज का ड्रिंक्स मेरे खर्चे पर। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। निंग ने अपना प्याला उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई को, मुझे उम्मीद है कि तुम प्योकलुंग संप्रदाय में शामिल होने में कामयाब होगे। मैं अवश्य करूंगा। युवक की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। आइए, विदा होने से पहले मैं आपको एक आखिरी टोस्ट देता हूँ। निंग ने बोलते हुए शराब के 2 प्याले उठाए और एक युवक को दे दिया। युवक थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसने स्वीकार कर लिया।
चीयर्स। युवक ने तुरंत अपना सिर उठाया और शराब पी ली। ऐसा करते ही शराब के भीतर से प्रकाश की एक मंद धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जो अदृश्य रूप से और स्वाभाविक रूप से उसकी चेतना के सागर में समा गई। अब जाने का समय हो गया है। युवक ने शराब का प्याला नीचे रख दिया, फिर मुड़कर चला गया। भाई खो के जाते ही निंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने लगभग 20 अराजकता चक्र विभिन्न साधारण अराजकता लोकों में भटकते हुए बिताए थे और उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शायद ही कभी किया हो। उसने एक साधारण मनुष्य की तरह ही व्यवहार करना चुना। निंग इस युवक से पहले भी उसके साथ एक जहाज में यात्रा करते हुए मिल चुका था। जहाज पर एक रात शराब पीते हुए दोनों के बीच एक जोशीली बातचीत हुई थी और इस तरह वे आज तक साथ साथ यात्रा करते रहे। छोटी बहन क्वो। निंग युवती की मेज के पास गया। युवती की आंखें लाल और गीली थीं। बड़े भाई निंग, हरे वस्त्र पहने युवती ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई जरूर प्योक्लून संप्रदाय में शामिल होगा और हो सकता है कि वह उनके इतिहास के सबसे अद्भुत साधकों में से एक बन जाए। वह जरूर वापस आएगा और तुम्हें ढूंढ लेगा। निंग ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए एक टोस्ट पेश करना चाहता हूँ। ठीक है। हरे वस्त्र पहने युवती ने भी निंग के साथ एक प्याला साझा किया और एक बार फिर प्रकाश का वह अदृश्य सार शराब के माध्यम से उसके शरीर में समा गया। थोड़ी देर बाद हरे वस्त्र पहने युवती ने निंग को अलविदा कहा और टीन हाउस से चली गई। वह भी प्योक्लून सिटी जा रही थी ताकि देख सके कि क्या हुआ। उसे अपने बड़े भाई की चिंता थी। डार्क नॉर्थ। एजोरफियंट ने हरे वस्त्रधारी युवती को जाते हुए देखा, फिर निंग के पास गया। हैरान होकर उसने पूछा, तुमने विभिन्न साधारण दुनियाओं में भटकते हुए लगभग 20 अराजकता चक्र बिताए हैं। तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन शायद ही कभी करती हो और जब तुम किसी की मदद करना भी चाहती हो तो बस उसे थोड़ा सा मार्गदर्शन देती हो। तुमने इन दोनों की इतनी मदद करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? तुमने न केवल उनके शरीरों को पूरी तरह से बदलने की एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू की, बल्कि तुमने उनमें से प्रत्येक को एक विरासत भी दी। निंग हंसा। पहले तो उसने कर्म जादू के जरिए बस थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया था और कुछ नश्वर भाग्य बदलने के लिए उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उसने वाकई दोनों की बहुत मदद की थी। उसने जो मदद की थी वह इन दोनों को इस अराजकता की दुनिया के शिखर तक आसानी से पहुंचने के लिए काफी थी और उन्हें विश्व स्तर तक पहुंचने का मौका भी मिलेगा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मेरी 20 अस्त व्यस्त यात्राओं का आखिरी दिन है। निंग ने हंसते हुए कहा, आखिरी दिन में थोड़ी मस्ती क्यों नहीं कर सकती? आखिरी दिन? एजोरफियंट, व्हाइट थॉर और फ्लेमविंग, सभी ने निंग को आश्चर्य से देखा। उन्होंने नश्वर लोकों में भटकते हुए लगभग 20 अराजकता चक्र बिताए थे। आज अचानक आखिरी दिन क्यों आ गया? हाँ, मैंने अपनी ट्रेनिंग लगभग पूरी कर ली है। निंग ने सिर हिलाया। पुस्तक 38, अध्याय 25, कर्म का दाव। चलो चलें। जी। निंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एजोरफियंट, व्हाइट थॉर और फ्लेमविंग को साथ लेकर चाय घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे वे चलते गए उनके रूप धीरे धीरे गायब होते गए। चाय घर में मौजूद किसी भी आम इंसान ने कुछ भी नहीं देखा। वे अपनी सामान्य जिंदगी जीते रहे। फुफकार। निंग और अन्य 3 इस अराजकता की दुनिया के बाहर शून्य में कहीं से प्रकट हुए। तो सब खत्म हो गया? अब तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? एजोरफाइंड ने पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मैं कर्म के दाव में प्रशिक्षण में पहले ही सफल हो चुका हूँ। सब कुछ पूरा हो चुका है और कर्म के दाव में अपनी वर्तमान महारत के स्तर पर मैं अवचेतन रूप से यह महसूस कर सकता हूँ कि अगर मैंने अन्य दाव में भी प्रशिक्षण लिया तो भी मेरे ओमेगा दाव के लिए दाव मैच का प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा। स्टोनफायर पल हासिल करने के बाद निंग ने लगभग 38 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया था। चूंकि उसका प्राइमल ट्विन लगातार 100 एक्स टेम्पोरल एक्सेलरेशन से नीचे था, इसलिए उसने वास्तव में 3000 से ज्यादा अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया था। पवन का दाव अविश्वसनीय रूप से तेजी से पूरा हो गया था, जबकि समय के दाव में उसे 300 से ज्यादा अराजकता चक्र लगे थे। बाकी के 3000 से ज्यादा अराजकता चक्र कर्म के दाव पर खर्च हो गए थे। कर्म का दाव अपनी जटिलता के लिए प्रसिद्ध था। सामान्यतः शाश्वत सम्राट केवल कर्म रेखाओं का अनुसरण करके शत्रु के सभी प्रतिरूपों और अवतारों का वध करना ही सीखते थे। कर्म पर उनकी महारत बस इसी तक सीमित होती थी। निंग ने जितने भी हेजमोन और सम्राटों से मुलाकात की थी उनमें से सम्राट वेवशिफ्ट कर्म की अंतर्दृष्टि के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके थे। सम्राट वेवशिफ्ट ने अपने आसपास की सभी कर्म रेखाओं को बहुत ही सुव्यवस्थित और व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि अब वह उनसे बंधे नहीं हैं, बल्कि उन पर नियंत्रण रखते हैं और उनका उपयोग करने में सक्षम हैं। हालांकि सम्राट वेवशिफ्ट वास्तव में कर्म के ताव में केवल आर्कॉन स्तर की महारत तक ही पहुंच पाए थे। निंग के पास ऑटोक का पत्थर का मंच और स्टोनफायर पल था, साथ ही समझ की अद्भुत शक्ति भी थी, लेकिन फिर भी आर्कन स्तर तक पहुंचने में उसे लगभग 3000 अराजकता चक्र लगे थे। यह इस बात का प्रमाण था कि ये दाव कितना कठिन था। एक बार जब कोई व्यक्ति कर्म के दाव में निपुण हो जाता है तो वह ये समझने में हेगेमन से भी आगे निकल जाता है कि सभी जीवित चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, 5 तत्व, ये पवन और वज्र के तूफान द्वारा समर्थित हैं, जबकि अंतरिक्ष काल इन सबको घेरे हुए है। संरचनाएं और ब्रह्म इन्हें एक पूरे में मिला देते हैं, जबकि कर्म हृदय का कार्य करता है। निंग ने सिर हिलाया। 9 संख्याओं के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि 10 पूर्णता का। कर्म के ताव में निपुणता प्राप्त करने के बाद निंग इस अवधारणा को समझ गया। अब जब वह इन 10 मार्गों के शिखर पर पहुंच गया था तो वह पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुका था। वह अन्य दाव जैसे कृपाण दाव, हिम दाव या बर्फ दाव में और अधिक प्रशिक्षण ले सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता।
वे निंग को ओमेगा तलवार दाव के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते। कर्म। निंग अराजकता की दुनिया के बाहर शून्य में खड़ा अपने आसपास की हर चीज को देख रहा था। उसने अभी अभी कर्म के दाव में महारत हासिल की थी और वह ब्रह्मांड के बारे में कई नई अंतर्दृष्टियों के साथ तालमेल बिठा रहा था जो उसे मिल रही थी। ओमेगा स्वॉर्ड दाव के बारे में उसे कई नए विचार मिल रहे थे। हालांकि वे व्यवस्थित नहीं थे, फिर भी दावमज के आने पर वे उसके काम आएंगे। निंग ने आसपास के इलाके को देखने के लिए मुड़कर देखा। स्पेस टाइम अब उसकी नजरों को रोक नहीं पाया और उसे अनगिनत दूर दराज के अराजक लोग, ग्रह और यहाँ तक कि सदाबहार लोग भी दिखाई दिए। वह उनके आसपास के 100 से ज्यादा इलाकों को देख पा रहा था। उसने दूर की दुनिया की मिट्टी से घास को उभरते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक नश्वर 100 वर्षों तक जीवित रहता है, फिर पृथ्वी की गोद में लौट जाता है। उन्होंने एक नश्वर को साधना के मार्ग पर अग्रसर होते देखा जो पूरी तरह से अमर बनने पर केंद्रित था। उसने राक्षसों को आतंक से संघर्ष करते देखा। उन्हें डर था कि वे कृषकों द्वारा ढूंढ लिए जाएंगे और मार दिए जाएंगे। उन्होंने देखा कि डायर मॉन्स्टर्स ने एक क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया है तथा उसमें अनगिनत मनुष्यों को खाकर उनका नरसंहार कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि एलियंस संख्या में बढ़ गए और एक देश के शासक बन गए। ये सभी चीजें थीं जिन्हें निंग ने पिछले 20 अराजकता चक्रों के दौरान व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था और करीब से देखा था। उसने कई शक्तिशाली दानव देवताओं और अमर प्राणियों को बेरोक-टोक धरती पर विचरण करते देखा था। उसने शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों को देखा था जो अपने अपने अराजकता लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने और उनके निर्विवाद अधिपति बनने के लिए उठे थे। उसने उन्हें अन्य विश्व स्तरीय साधकों के विरुद्ध वर्चस्व के लिए युद्ध करते भी देखा था, जिनमें से कुछ इन युद्धों में मारे भी गए थे। उन्होंने विश्व स्तरीय साधकों को अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते देखा। उन्होंने संसार के डोलॉर्ड्स को हर तरह के तपन के अनुभवों से गुजरते देखा। कुछ निडर होकर साहसिक कार्य पर निकल पड़े और अंततः डोलमेर्स का प्रयास किया। हालांकि वे सभी नष्ट हो गए, फिर भी वे डोलमेर्स की ओर वैसे ही बढ़ते रहे जैसे पतंगे ज्वाला की ओर बढ़ते हैं। कभी कभार कुछ सफल होते और अपने लिए अनंत काल प्राप्त करते, लेकिन शायद हर 1 लाख में से 99,999 डोलमेर्स में असफल होकर नष्ट हो जाते। साधारण मनुष्यों से लेकर संसार के डोलॉर्ड्स तक सभी के अपने अपने रास्ते हैं। निंग ने धीरे से बुदबुदाया, ये साधक सभ्यताओं का स्वभाव है। कितना अद्भुत। निंग ने इस तरह सब कुछ संक्षेप में बताया। उसे साधक सभ्यताओं की कार्यप्रणाली बहुत पसंद थी। शुक्र है कि उन्होंने डॉन युद्ध जीत लिया, वरना सभी जीव सिथे के गुलाम बन जाते। साधक सभ्यताओं के सभी जीवों को ऑटोक्स के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। जब निंग ने ये सोचा तो उसे तुरंत, लेकिन अवचेतन रूप से यह आभास हुआ कि सभी जीव कर्म द्वारा ऑटोक्स से जुड़े हुए हैं। वे सभी ऑटोक्स के ऋणी हैं। हालांकि ऑटोक्स इतने अत्यधिक शक्तिशाली थे कि अब उन पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं था। मुझे उम्मीद है कि साधक सभ्यताएं अनंत काल तक जीवित और फलती फूलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि सिथे या इसी तरह के अन्य भयानक समूहों द्वारा हमारा विनाश नहीं होगा। निंग मुस्कुराया। हालांकि मुझे वास्तव में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी फ्लेमिंग जितना भी शक्तिशाली नहीं हूँ। निंग ने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने आसपास की कर्म रेखाओं को और व्यवस्थित करने लगा। उसे जिंदा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए हालांकि उसके आसपास की कर्म रेखाएं जटिल लग रही थीं, फिर भी वह उन्हें जल्दी से व्यवस्थित और सुचारू करने में कामयाब रहा। अरे, 2 गांठें। निंग को यह एहसास हुआ कि उसके कर्म में 2 गांठें हैं, तो उसकी भौहें तन गईं। अगर उसने ये गांठें नहीं सुलझाईं तो उसका दावमज जरूर फेल हो जाएगा। पहली गांठ उसकी आजीवन शपथ थी जो उसने कभी ली थी। अपने दावमज का प्रयास करने से पहले उसे सम्राट मिरजनो की ओर से 10 मानद शिष्यों को स्वीकार करना था। यह वह काम था जो उसे अपनी आजीवन शपथ के कारण करना था और निंग को ये बात पता थी। दूसरी गांठ ने निंग को सचमुच हैरान कर दिया। वह थी सम्राट मिलोबो को मारने का उसका वादा। जब निंग ने पहली बार त्रिलोक छोड़ा था और केवल एक ज्येष्ठ देव थे, तब उन्होंने सर्वदेव संपदा का दौरा किया था। उन्हें निर्माण आत्मा द्वारा नवत्व वज्र तकनीक प्रदान की गई थी जो 9 नवत्व कलाओं में से एक थी। जैसा कि निर्माण आत्मा ने कहा था, वह निंग के साथ अच्छे कर्मों के बीज बो रही थी। उसने निंग से कहा था, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, मैं बस आशा करती हूँ कि तुम मदद कर सको। और यह भी कहा था कि मैं भविष्य में अंकुरित होने के लिए बस बीज बो रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि वे सभी खिलेंगे। उस समय उस रचना आत्मा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके अनेक बीजों में से एक इस तरह खिलेगा। उसे बस यही उम्मीद थी कि अगर निंग भविष्य में शक्तिशाली हुआ तो वह सम्राट मिलोबो का वध कर देगा। निंग को लगा था कि यह एक असंभव और असंभव रूप से दूर का कार्य है, लेकिन फिर भी उसे नोविसिस थंडर तकनीक से पुरस्कृत किया गया था। मैं अब शक्ति के आधिपत्य स्तर पर पहुंच गया हूँ। सम्राट मिलोबो को मारना बेहद आसान होगा। निंग ने सोचा, सच में अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो मैं फॉर्मेशन स्पिरिट और डाउ लॉर्ड ऑल गॉड दोनों का ऋणी हूँ। मेरे डाउमज के दौरान थोड़ा सा भी कर्म ऋण मुझ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। एक ओमेगा डाउमज ऐसे मामूली प्रभावों को भी सहन नहीं कर सकता। यह निश्चित रूप से मुझे असफल कर देगा। ठीक है, मुझे दावमज से पहले ये दोनों काम जरूर पूरे करने होंगे। निंग ने सिर हिलाया। मुझे सम्राट मिलोबो का पता लगाने में समय लगेगा और 10 मानद शिष्यों को स्वीकार करने में भी समय लगेगा। निंग ने सोचा, मैं पहले रिम्सलॉर्ड विनग्रिस से मिलूंगा, फिर इन दोनों मामलों का ध्यान रखूंगा। परेशानी के लिए माफ करना। हेगेमॉन ब्राइट शो। निंग हेगेमॉन ब्राइट शो से सम्राट मिलोबो का पता लगाने में मदद मांगने आया था।
हेगेमॉन ब्राइट शो आखिरकार फ्लेमड्रैगन रील्मवर्स का नंबर 1 हेगेमॉन था और वह स्पेस टाइम के दाव में निपुण था। उसके रिश्तों का एक मजबूत जाल भी था। उसके लिए मेलोबो का पता लगाना आसान होगा। एक छोटी सी बात है, हेगेमॉन ब्राइट शो ने सहजता से उत्तर दिया। कृपया इसे राज ही रखें। मेलोबो को पता न चले और वह रील्मवर्स से भाग न जाए। निंग ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस मामले को खुद संभाल लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई गलती न हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हेगेमॉन ब्राइट शो ने कहा। निंग ने कहा, सबसे अच्छा होगा यदि मैं ये काम व्यक्तिगत रूप से करूँ। हम बहुत अच्छा, जाओ और रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस से मिलो। जब तक तुम वापस आओगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हेगेमॉन ब्राइट शो पूरी तरह आश्वस्त था। वह जानता था कि सम्राट मेलोबो निश्चित रूप से फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में है। ठीक कहाँ उसे नहीं पता था, क्योंकि यह पता लगाना मुश्किल था कि सम्राट कहाँ छिपा है। लेकिन अगर हेगेमॉन ब्राइट शो व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करे तो वह 1,00,000 साल के भीतर मेलोबो को जरूर ढूंढ लेगा। हेगेमॉन ब्राइट शो से मदद मांगने के बाद निंग, फ्लेमविंग, एजरफाइंड और व्हाइट थॉ ने फ्लेमड्रैगन रियल्म्स से बाहर निकलकर हिडन फाइंड रियल्म्स की ओर रियल्मशिप की सवारी की। ये दोनों रियल्म्स एक दूसरे से काफी दूर थे। रियल्मशिप को बेहद लंबी दूरी के स्पेस टाइम टेलीपोर्ट्स में शामिल होना था और हर टेलीपोर्ट के बीच ऊर्जा बनाने के लिए उसे उतना ही समय चाहिए था जितना एक केतली चाय उबालने में लगता है। 60,000 साल बाद फुफकार, हिडन फाइंड रियल्म्स के बाहर शून्य में एक स्थानिक दरार से अचानक एक रियलशिप प्रकट हुई और अब हम यहाँ हैं। निंग ने दायरे के बाहर की दुनिया को घूरा, उसकी आंखें चमक उठीं। यह उसका पहली बार किसी दूसरे दायरे में जाने का अनुभव था। इसके विपरीत व्हाइट थॉ, एजरफाइंड और फ्लेमविंग सभी बिल्कुल शांत थे। वे सभी कई जगहों पर जा चुके थे। निंग अकेला अनुभवहीन व्यक्ति था जो वहां मौजूद था। ये जगह ब्लैकसन के काफी पास है। एक टेलीपोर्ट हमें वहां ले जाएगा। निंग ने पहुंचने से पहले ही हिडन फाइंड रियल्म्स का एक स्टार मैप हासिल कर लिया था। एक और स्पेस टाइम टेलीपोर्ट के बाद निंग ने खुद को एक खूबसूरत और दूर स्थित तारे को घूरते हुए पाया। सटीक रूप से कहें तो यह एक अत्यंत विशाल युद्ध मशीन थी जो जटिल रणपथों वाली नहरों और चैनलों से भरी हुई थी। ब्लैकसन एक भयानक युद्ध मशीन थी जो पूरे रियल्म्स क्षेत्रों की नियति बदलने में सक्षम थी। इसे देखते ही निंग ने महसूस किया कि शक्ति का एक प्राचीन आभामंडल उस पर छा गया है जो एक अदृश्य खतरे की तरह उस पर दबाव डाल रहा है। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, एक आवाज गूंजी। उसके बाद ब्लैकसन पर एक गोल मटोल युवक प्रकट हुआ और निंग की दिशा में घूरने लगा। हालांकि वे 100 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को आसानी से देख पा रहे थे। हेगेमॉन वये, निंग ने अपना राज्य त्याग दिया। पुस्तक 38, अध्याय 26, ज़ेड स्लिप। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस से मिलने से पहले निंग ने बहुत पहले ही 16 रियल्म वर्सेस एलायंस के जरिए संदेश भेज दिया था कि वह आ रहे हैं। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस भी निंग से मिलने के लिए तैयार थे। ब्लैकसन, निंग के 4 लोगों के समूह को इसके भीतर एक प्रांगण में ले जाया गया। हेगेमॉन वये मुस्कुराया। गुरुजी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि तुम आ रहे हो तो वे काफी उत्साहित हो गए। मैं भी काफी उत्सुक था। डार्कनॉर्थ, मैंने तुम्हारी शानदार प्रतिष्ठा के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था और मैंने कैओस प्रिमोडियल फ्लेमविंग गॉड के बारे में भी सुना था। आज मैं आखिरकार तुम दोनों से मिल ही गया। वह पास खड़े फ्लेमविंग की ओर अपनी दिलचस्पी भरी नजरों को छिपा नहीं पाया। फ्लेमविंग काफी गोल मटोल था लेकिन वये से काफी बड़ा था। वये को देखते ही वह बुदबुदाया, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हेगेमॉन वये का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से दरवाजा खोला और पुकारा, मास्टर। आंगन में एक मुरझाया हुआ पेड़ था। उसके नीचे एक प्रार्थना की चटाई थी जिस पर एक अस्त व्यस्त सा बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े की भौहें कुछ बिखरी हुई लग रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें बेहद शांत थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने बगल में रखी प्रार्थना की चटाई की ओर इशारा किया। डार्कनॉर्थ, मेरे युवा मित्र, बैठो। शुक्रिया, रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस। निंग वहां गया और प्रार्थना की चटाई पर बैठ गया। एजरफाइंड और व्हाइट थॉ ने भी ऐसा ही किया, जबकि फ्लेमविंग आलस से एक चट्टान के पास गया और अपनी पूंछ हिलाते हुए उस पर लेट गया। कैओस प्रिमोडियल्स वाकई असाधारण है, रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने प्रशंसा की। फिर उसने निंग की ओर देखा। डार्कनॉर्थ, मेरे युवा मित्र, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे मिलने सिर्फ अपना कैओस प्रिमोडियल दिखाने नहीं आए हो। निंग ने कहा, वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। रियल्म्स लॉर्ड, आगे बढ़ो और समझाओ। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस निंग की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जितना अधिक वह निंग की मदद करता, निंग के दावमज में असफल होने के बाद फ्लेमविंग गॉड को प्राप्त करने की उसकी संभावना उतनी ही अधिक होती। मैंने 2 अद्भुत वस्तुओं के बारे में सुना है जो दावमज के दौरान बहुत काम आती हैं। एक को दावमज अग्नि मेघ पुष्प के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी को धूप प्राणफल के नाम से। निंग ने कहा, क्या आप इनके बारे में जानते हैं, रियल्म्स लॉर्ड? रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने निंग को आश्चर्य से देखा, फिर राह भरी। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। लॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुम्हें इतनी दुर्लभ वस्तुओं के बारे में कैसे पता चला? मुझे भी इनके बारे में एक भाग्यशाली मुलाकात के कारण ही पता चला। निंग बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पूछा, रियल्म्स लॉर्ड, क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ मिलेंगे? दावमज अग्नि बादल के फूल और धूप स्प्रिट फल। दावमज की कोशिश करने वाले दाव लॉर्ड्स के लिए पौराणिक खजाने माने जाने चाहिए, रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने कहा।
जब मैंने ऑटोक टाइटेनोस की सेवा की थी तो हमने एक बार दाउमज के खजानों पर चर्चा की थी, जिसमें विषय उन खजानों पर केंद्रित था जो थोड़े समय के लिए अविश्वसनीय रूप से अद्भुत प्रभाव प्रदान करते थे। ऑटोक टाइटेनोस ने दाउमज अग्नि बादल के फूल की प्रशंसा करते हुए उसे सर्वश्रेष्ठ बताया, जबकि धूप स्प्रिट फल दूसरे स्थान पर था। ये दोनों वस्तुएं शून्य सागर जेड सील से कहीं बेहतर हैं। दाउमज के दौरान जिसने भी धूप फल खाया है वह एक गहन अवस्था में प्रवेश करेगा जहाँ उसका शरीर 9 अलग अलग अवतारों में विभाजित हो जाता है। ये सभी 9 अवतार एक नकली दाउमज का परीक्षण कर सकते हैं, जबकि असली शरीर असली दाउमज से गुजरता है। अगर 9 अवतारों में से एक सफल होता है तो असली शरीर भी दाउमज में सफल हो सकता है। रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने कहा, दाउमज अग्नि बादल पुष्प की बात करें तो यह और भी अद्भुत है। यह 81 अवतारों के निर्माण की अनुमति दे सकता है जो एक ही समय में दाउमज का अनुकरण करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं जो कह रहा हूँ वह केवल साधारण डाउनलॉर्ड्स के लिए ही सही है। एक डाउनलॉर्ड जितना अधिक प्रतिभाशाली होता है उसका प्रत्येक अवतार उतनी ही अधिक ऊर्जा एक धूप फल या एक दाउमज अग्नि बादल फूल से ग्रहण करता है। जिन लोगों ने कई सर्वोच्च डाउस का सम्मेलन किया है वे एक धूप फल खाने के बाद केवल एक ही अवतार बना पाएंगे, जबकि एक दाउमज अग्नि बादल फूल अधिकतम 9 अवतारों को बनाए रख सकता है। इन दोनों खजानों का कार्य समान है, जिसका अर्थ है कि आप उनमें से केवल एक का ही उपयोग कर सकते हैं। आप इन्हें मिला जुलाकर नहीं रख सकते, और ये अद्भुत प्रभाव केवल तभी होते हैं जब आप इन्हें अपने वास्तविक दाउमज के दौरान उपयोग करते हैं। रिंसलॉर्ड विंड्रेस ने निंग की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या डार्क नॉर्थ, क्या तुम्हें दाउमज फायर क्लाउड फ्लावर की जरूरत है? निंग हैरान रह गया। तो इन वस्तुओं का क्या असर था? वोइडजी जेडसील से सिर्फ एक ही सिम्युलेटेड दाउमज की अनुमति थी, लेकिन असल दाउमज के दौरान इसका इस्तेमाल जरूरी नहीं था। इसकी समस्या ये थी कि इसकी तुलना में यह उतना शक्तिशाली नहीं था। सर्वोच्च देवलॉर्ड्स, जिन्होंने कई सर्वोच्च देवों को एक साथ मिला दिया था, के लिए ये दाउमज के केवल एक छोटे से हिस्से का ही सिम्युलेशन कर पाता था। इसकी तुलना में अगरबत्ती का स्पिरिट फ्रूट साफ तौर पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जबकि दाउमज अग्नि बादल फूल बेहद प्रभावशाली था। समस्या ये थी कि इनका इस्तेमाल सिर्फ दाउमज के दौरान ही किया जा सकता था। तो क्या कोई व्यक्ति जिसने कई सर्वोच्च दाव को एक साथ मिला लिया है उसे दाउमज अग्नि बादल पुष्प का उपयोग करने पर 9 अवतारों की सहायता मिल सकती है? निंग ने मन ही मन सोचा, तो मेरे ओमेगा दाव, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा एक भी अवतार होगा। जहाँ तक धूप फल की बात है, निंग ने उसे पहले ही मन त्याग दिया था। आप ओमेगा दाव में प्रशिक्षण लेते हैं, है ना? रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने पूछा। हाँ, निंग ने इसे स्वीकार किया। ओमेगा दाव के लिए दाउमज बेहद मुश्किल होते हैं। मुझे लगता है कि केवल सबसे बेहतरीन दाउमज खजाना, दाउमज अग्नि बादल फूल, ही आपके काम आएगा। रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने सिर हिलाया। और इसका इस्तेमाल शायद बहुत सीमित होगा। मैंने ओमेगा दाव लॉर्ड्स के बारे में सुना है जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी असफल रहे हैं। ओमेगा दाउमज में आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने आह भरी। प्रत्येक रियल्मज में कुछ हेगेमन्स थे, जिसका अर्थ था कि विशाल कैओसवज में उनकी बड़ी संख्या थी, लेकिन इसने कभी भी एक भी सफल ओमेगा दाउमज नहीं देखा था। जब तक इससे मदद मिलती रहे, मैं इसे स्वीकार करूंगा। निंग हंसा। कोई भी चीज जो मेरी संभावनाओं को जरा भी बढ़ा दे, अच्छी चीज है। शायद यही जरा सी बात मुझे दाउमज के दौरान सफलता की ओर ले जाएगी। ये देखने का एक अच्छा तरीका है। जब आप दाउमज का प्रयास करते हैं तो आपको इसी तरह के रवैये की जरूरत होती है। अगर आप घबरा रहे हैं तो आप आधी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने कहा। रियल्स लॉर्ड, क्या आप जानते हैं कि दाउमज फायर क्लाउड फूल कहाँ मिलते हैं? निंग ने पूछा। हाँ, ये कई जगहों पर मिल सकते हैं, रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने कहा। दाउमज फायर क्लाउड फूल डाउनलॉर्ड्स के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है, लेकिन हमारे लिए ये कुछ असामान्य खजानों से ज्यादा कुछ नहीं है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर गोलियां बनाने के लिए किया जाता है। निंग बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, अगर दाउमज अग्नि बादल के फूलों का इस्तेमाल गोलियां बनाने में किया जाए तो क्या वे दाउमज के दौरान और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे? नहीं, अगर आप इनका इस्तेमाल गोलियां बनाने के लिए करेंगे तो आप दाउमज के दौरान इनके विशेष प्रभाव को नष्ट कर देंगे। रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने जल्दी से कहा। दाउमज फायर क्लाउड फूल प्राकृतिक रूप से इन अनोखे गुणों से संपन्न होते हैं, लेकिन एक बार जब आप इनका इस्तेमाल गोली बनाने के लिए करते हैं तो ये गुण नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल पहली बार खिलने के 1000 साल बाद तक ही किया जा सकता है। 1000 साल बाद इनकी आभा पूरी तरह से गायब हो जाएगी और इनका औषधीय महत्व भी 90% से ज्यादा कम हो जाएगा। निंग ने सिर हिलाया। तो फिर इन्हें कहाँ से काटा जा सकता है? रिंसलॉर्ड विंड्रेस ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम अब भी किसी के पास जाओगे? वे जिस जगह पर हैं वह बेहद खतरनाक है। मुझे पता है कि वे कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन मैं भी बिना किसी ठोस वजह के वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। आमतौर पर मेरे कई दोस्त मिलकर वहाँ जाने की हिम्मत करते हैं। ये जगह इतनी खतरनाक है। निंग को आश्चर्य हुआ। कैओसवज अनगिनत अजूबों के साथ साथ कई अविश्वसनीय रूप से खतरनाक जगहों से भरा है। हालांकि कैओसवज इतना विशाल है कि उन जगहों का पता लगाना भी मुश्किल है जब तक कि आपको ठीक ठीक पता न हो कि वे कहाँ हैं। रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने कहा।
साधारण रियलम्स और अन्यवर्स कभी भी डाउमज फायरक्लाउड फ्लावर जैसी किसी चीज को जन्म नहीं दे पाएंगे। कैओसवर्स के कुछ सचमुच अद्भुत स्थान, वे स्थान जो अनगिनत विभिन्न प्रकार के सार्वभौमिक सार को एक साथ लाते हैं, संभवतः ऐसे अद्भुत खजानों को जन्म दे सकते हैं। हालांकि ये सभी स्थान अराजकता लोक के प्रमुख तत्वों द्वारा कड़ी सुरक्षा में हैं। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा, सिथे ने इनमें से कई स्थानों पर आक्रमण करके उन्हें जीतने और उनकी सामग्री को बलपूर्वक हथियाने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। तो उन जगहों पर किस तरह के खतरे हैं? निंग ने पूछा। एक प्रकार का प्राणी जिसे सोर्स वॉकर कहा जाता है, रिंसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। मैं इसे इस तरह समझाता हूँ। सामान्यतः कैओसवर्स दो अत्यंत उत्तम प्रकार के प्राणियों को जन्म दे सकता है। पहले को कैओस गॉड बीस्ट्स कहा जाता है, जबकि दूसरे को प्राचीन कहा जाता है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। हेगेमॉन ब्राइटशो एक कैओस गॉड बीस्ट था, जबकि नाइन डस्ट प्राचीनों का सदस्य था। वे विश्व स्तर पर पैदा हुए थे और उनके पास अविश्वसनीय रूप से उत्तम दिव्य शरीर थे। अराजकतावादी देव जानवरों की समझ का स्तर तुलनात्मक रूप से कम होता है, जबकि प्राचीन मानव रूप धारण करते हैं और उनकी समझ का कौशल बहुत अधिक होता है। रियल्मसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। निंग मुस्कुराया। ब्राइटशो इंपीरियल्स का एकमात्र सदस्य जो दाउमज में सफल हुआ वह स्वयं हेगेमॉन ब्राइटशो था। एक जाति के रूप में कैओस गॉड बीस्ट्स के लिए दाउमज में सफल होना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। एजोरफिएंट और वेल्किन दोनों ही कैओस गॉड बीस्ट थे, लेकिन वे अपनी जाति से उत्पन्न होने वाले एकमात्र हेगेमॉन थे। उनका कोई सहयोगी नहीं था। वे अपना पूरा जीवन कमजोर कैओस गॉड बीस्ट्स की देखभाल में बिताने में असमर्थ या अनिच्छुक थे, जैसा कि हेगेमॉन ब्राइटशो ने किया था, और इसलिए वे कैओसवर्स में अकेले ही भटकते रहे। ये कुछ ऐसा था जिसके वे बचपन से ही आदी थे। इसके विपरीत प्राचीन कहीं अधिक बुद्धिमान थे और इसलिए उनकी तुलना में कहीं अधिक शाश्वत सम्राट थे। कैओस गॉड बीस्ट्स और एंशिएंट्स, ये लगभग हर रियल्म्स में मौजूद हैं। ये काफी आम है, रियल्मसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। हालांकि कैओसवर्स के प्राइम एसेंस में दो तरह के जीव पैदा होते हैं और ये और भी ज्यादा विशिष्ट होते हैं। एक प्रकार काफी कमजोर होता है और इन्हें कैओस प्रिमोडियल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा काफी बुद्धिमान होता है और मानव रूप भी धारण करता है और इन्हें कैओस एसेंस वॉकर्स या संक्षेप में सोर्स वॉकर्स के नाम से जाना जाता है। कैओस प्राइमोडियल्स और सोर्स वॉकर्स कैओस गॉड बीस्ट्स और एंशिएंट्स की तुलना में कहीं ज्यादा उच्च वंशों के साथ पैदा होते हैं, रियल्मसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। हालांकि वे और भी ज्यादा चरम सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैओस प्रिमोडियल्स नश्वर बच्चों की तरह ही नासमझ होते हैं, लेकिन लगभग अविनाशी शरीर के साथ पैदा होते हैं। इसके विपरीत सोर्स वॉकर्स बहुत बुद्धिमान होते हैं और उनकी समझ अद्भुत होती है। वे अविश्वसनीय रूप से एकाकी और अभिमानी होते हैं जो साधारण जगहों पर नहीं रहते। वे उन अनमोल जगहों पर रहने में आनंद लेते हैं जहां कैओसवर्स से सार की अनगिनत धाराएं एकत्रित होती हैं और वे उन जगहों को अपना क्षेत्र मानते हैं, रियल्मसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। कैओस प्रिमोडियल्स के विपरीत उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। वे बस बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उन्हें अधीन होने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम उन पवित्र जगहों में से किसी एक में जाना चाहते हो जहां डाउमज फायरक्लाउड फूल उगाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम एक सोर्स वॉकर के इलाके से खजाने चुराने जा रहे हो। तुम उन्हें क्रोधित कर दोगे। रियल्मसलॉर्ड विंडग्रेस ने अपना सिर हिलाया। निंग ने इस बात पर विचार किया। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उसने सोर्स वॉकर्स के बारे में पहली बार सुना था, लेकिन उसने पहले भी ऐसे अजीबोगरीब जीवों के बारे में सुना था जो खुद ऑटॉक्स के बराबर थे। उसे ये सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ कि कुछ जीव शक्ति में कैओस प्राइमोडियल्स के बराबर हैं। सोर्स वॉकर सभी बेहद बुद्धिमान होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी एक कमजोरी जरूर होती है। उनके शरीर कैओस प्रिमोडियल्स जितने अविनाशी नहीं होते और वे बहुत कम शक्ति के साथ पैदा होते हैं। हालांकि वे समय के साथ धीरे धीरे विकसित हो सकते हैं। इस प्रकार सोर्स वॉकरों में शक्ति के विभिन्न स्तर होते हैं। कमजोर लोग शायद केवल हेगेमोनिक स्तर पर होते हैं, जबकि सबसे शक्तिशाली कथित तौर पर सिथे एक्सल्ट के बराबर होते हैं, जो हमें पल भर में मार सकते हैं, रियल्मसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। निंग थोड़ा निश्चिंत हो गया। अगर सबसे शक्तिशाली भी सिथ एक्सल्ट के बराबर ही थे तो इसका मतलब था कि वे ऑटॉक्स से काफी कमजोर थे। ये याद रखना जरूरी है कि फ्लेमिंग गॉड को पकड़ने के लिए 3 सिथ एक्सल्ट के साथ मिलकर काम करना जरूरी था। एक भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह इतना बदकिस्मत तो नहीं होगा कि उसे सचमुच दुनिया के सबसे शक्तिशाली सोर्स वॉकर से टक्कर मिले, है ना? जब सिथे ने खजाने लूटने के लिए उन पवित्र स्थानों पर उग्र आक्रमण किया तो उन्होंने अपने लालच से कैओसवर्स के प्रमुख तत्वों को क्रोधित कर दिया। प्रमुख तत्वों ने सोर्स वॉकर्स को उन पवित्र स्थानों की अंतर्निहित शक्ति उधार लेने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप वे और अधिक शक्तिशाली हो गए। यही कारण था कि सिथे को अपने कार्यों के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा, रियल्मसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। हालांकि अगर आप जाते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। क्षेत्र के स्वामी विंडग्रेस ने अचानक अपना हाथ हिलाया, जिससे एक जेड पर्ची प्रकट हुई। फिर उसने उसे अपनी ईश्वर ज्ञान से भर दिया और उसमें ढेर सारी जानकारी अंकित कर दी। ये सबसे नजदीकी जगहों में से एक है। अगर आप अपने दायरे में सवार होकर जाएं, तो आपको कुछ लाख सालों में ही वहां पहुंच जाना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, इस जगह के अंदर दाउमज अग्नि बादल के फूल हैं। इस पर्ची में अब उस जगह के बारे में सारी जानकारी है जो मुझे पता है। दायरे के स्वामी विंडग्रेस ने बोलते हुए निंग को जेड की पर्ची थमा दी। याद रखना, मैंने जो जानकारी दी है वह ज्यादातर स्थितियों के बारे में है, सभी स्थितियों के बारे में नहीं। मैंने उस जगह के बारे में ज्यादा गहराई से भी नहीं जाना।
तुम्हें सचमुच सावधान रहना होगा। धन्यवाद रियल्स लॉर्ड। निंग ने पर्ची स्वीकार कर ली। आवश्यक खुफिया जानकारी प्राप्त करने के बाद उसी दिन निंग ने रीम से लॉर्ड विंड्रेस को विदाई दी और वापसी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे पहले सम्राट मेलोबो से निपटना था, फिर सम्राट मिरजनो के 10 मानद शिष्यों को अपनाना था, तभी वह शांत मन से साहसिक कार्य पर निकल सकता था। आखिरकार साहसिक कार्य करते हुए कुछ भी संभव था। किसी कारणवश उसे दाऊमच की दीक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता था, जो कि विनाशकारी होता अगर ये कर्म ग्रंथियां न सुलझती। पुस्तक 38 अध्याय 27 सम्राट मेलोबो। 60,000 वर्षों के बाद जी निंग हिडन फाइन रियल्म्स से फ्लिम ड्रैगन रियल्म्स में अपने वतन लौट आया, जिस समय उसकी पहली कार्रवाई हेगेमॉन ब्राइटशो से मिलने जाना था। फुस हेगेमॉन ब्राइटशो ने तुरंत ही देख लिया कि निंग और बाकी लोग ब्राइटशो साम्राज्य में दाखिल हुए हैं। वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुआ और स्वागत में भोज का आयोजन किया था। डार्क नॉर्थ हेगेमॉन ब्राइटशो जोर से चिल्लाया। निंग और बाकी लोग मुड़कर देखने लगे, फिर सब उड़कर नीचे उतरे। वे बैठ गए और फ्लेमविंग स्वाभाविक रूप से खुशी से खाने पीने लगा। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है। हेगेमॉन ब्राइटशो ने 2 प्याले शराब पीने के बाद अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया। मुझे लगा था कि मैं 1,00,000 साल बाद सम्राट मेलोबो को जरूर ढूंढ लूंगा, लेकिन यह एओनियन सम्राट वाकई बहुत चालाक है। मैं उसे गुप्त रूप से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं उसका असली शरीर नहीं ढूंढ पाया हूँ। हाल ही में मैंने नेदरलिली से भी मदद मांगी। हम दोनों के साथ मिलकर काम करने के बाद ही हम उसे लगभग 10,000 साल पहले ढूंढ पाए। उसे ढूंढने में कामयाब रहा। ये शब्द सुनकर निंग ने राहत की सांस ली। मुझे हेगेमॉन नेदरलिली का शुक्रिया अदा करना होगा, निंग ने कहा। छोटी सी बात है, हम तीनों अक्सर काफी बोर हो जाते हैं, हेगेमॉन ब्राइटशो ने हंसते हुए कहा। सच कहूं तो सम्राट मेलोबो ने वाकई बहुत सावधानी से अपने निशान छिपाए थे। उन्हें डर है कि दाव गठबंधन उन्हें उनके चौथे चरण के कुछ दाव लॉर्ड्स को खाते हुए देख लेगा, इसलिए वह बेहद सतर्क रहे हैं। दूसरे एओनियन भी उनके ठिकाने के बारे में नहीं जानते। अगर तुम सचमुच छिपना चाहते हो तो तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे सहयोगियों को भी पता न चले कि तुम कहाँ हो। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। निंग ने पूछा। अच्छा ठीक है, तो सम्राट मेलोबो इस समय कहाँ है? ऑर्किडफॉल क्षेत्र का ऑर्किडफॉल एवरवर्ल्ड, हेगेमॉन ब्राइटशो ने कहा। ऑर्किडफॉल क्षेत्र? निंग ने धीरे से सिर हिलाया। ऑर्किडफॉल क्षेत्र दाव गठबंधन के अंतर्गत स्थित एक साधारण क्षेत्र था। ऑर्किडफॉल एवरवर्ल्ड के अंदर एक शक्तिशाली संप्रदाय था जिसे पवित्र ऑर्किडफॉल के नाम से जाना जाता था, जिसका सबसे शक्तिशाली सदस्य चौथे चरण का एक दाव लॉर्ड था जिसके कई शिष्य थे। तुम दाव लॉर्ड ऑर्किडफॉल नहीं हो। तुम कौन हो? एक आकर्षक खूबसूरत महिला ने अपने सामने सादे कपड़े पहने आदमी को गुस्से से घूरा। हाँ, मेरी आभा दाव लॉर्ड ऑर्किडफॉल की आभा है और मेरा रूप उसका रूप है। मैं वह कैसे नहीं हो सकता? उस आदमी की आवाज काफी अजीब और भयावह लग रही थी। दाव लॉर्ड ऑर्किडफॉल तुम्हारे जितना शक्तिशाली नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मेरे अवतार को एक ही वार में नष्ट कर दे और फिर मुझे इतनी आसानी से पकड़ ले। महिला का माथा गुस्से से सिकुड़ गया। तुम कौन हो? वह आदमी हंसा। उसकी हंसी और भी ज्यादा दुष्ट और कानों को चुभने वाली हो गई। उसकी हंसी विशाल महल में गूंज उठी, लेकिन पूरे महल में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। मैं कौन हूँ? उस आदमी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा और उसका आभा मंडल भी। जल्द ही वह लंबे लाल बालों वाले एक दुष्ट से दिखने वाले आदमी में बदल गया। उसकी आंखें सामने खड़ी औरत को लालच से घूर रही थीं, मानो वह उसे अपनी निगाहों से दुलार रहा हो। आप? महिला के चेहरे पर उलझन भरी नजर आए। एक सम्राट? ओह, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। लंबे लाल बालों वाला आदमी मुस्कुराया। मैं एक एओनियन हूँ, शक्तिशाली सम्राट मेलोबो। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, वही जो तुम्हें संसार दाव लॉर्ड के रूप में तुम्हारे विनाशकारी मार्ग से बचाएगा। तुम क्या चाहती हो? महिला थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी शक्ति पूरी तरह से छीन ली गई थी, जिससे उसके लिए वापस लड़ना असंभव हो गया था। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। वाह, कितनी खूबसूरती! लंबे लाल बालों वाले आदमी ने चेहरे पर एक आनंदमय भाव लिए कहा। मुझे कहना होगा, सम्राट वेवशिफ्ट वाकई फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के लिए एक वरदान रहे हैं। उन्होंने हमें क्रिम्सन वेव टेम्पल दिया और यहाँ तक कि विटालिस जैसी तकनीकें भी दी। नतीजतन अब मैं आसानी से दूसरों के आभामंडल का अनुकरण कर सकता हूँ, जिससे मैं दाव गठबंधन में घुसपैठ कर सकता हूँ और आप जैसे खूबसूरत दाव लॉर्ड्स को और भी आसानी से पकड़ सकता हूँ। तुम एक एओनियन हो क्या? तुम? महिला घबरा गई। दाव लॉर्ड यू मुझसे लड़ने और संघर्ष करने की पूरी कोशिश करो, इससे चीजें और मजेदार हो जाएंगी। सम्राट मेलोबो अपने होंठ चाटते हुए एक एक कदम उसकी ओर बढ़े। एओनियन एक बहुत ही खास जाति थी। वे साधकों को भोजन की तरह खाते थे, जिससे उनकी एओनियन वंशावली विकसित हुई। हालांकि दावमच पूरा करने और शाश्वत सम्राट बनने के बाद चाहे वे कितने भी खाएं, दाव लॉर्ड्स खाना उनके लिए नगण्य साबित हुआ। अफसोस, कुछ एओनियन ऐसे भी थे जो साधकों को खाना पसंद करते थे, ताकतवर बनने के लिए नहीं बल्कि स्वाद के लिए। यह उनकी स्वाभाविक भूख थी। सम्राट मेलोबो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बेहद खूबसूरत महिला दाव लॉर्ड्स को खाने में आनंद आता था। उनकी आभा उन्हें बेहद सहज महसूस कराती थी, इसलिए वे उन्हें बेहद स्वादिष्ट निवाला मानते थे। बहुत समय पहले सम्राट मेलोबो ने दाव लॉर्ड ओलगोट के दाव साथी को निगल लिया था। दाव लॉर्ड ओलगोट पूरी तरह से पागल हो गया था और सम्राट मेलोबो को मारना उसकी प्रबल इच्छा बन गई थी। एओनियंस, औरत को सदमा, डर और गुस्सा महसूस हुआ, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। हम तुम साधकों को उसी नजर से देखते हैं जैसे तुम जंगली जानवरों को देखते हो।
लेकिन तुम तो सबसे स्वादिष्ट निवाला हो। सम्राट मेलोबो ने उस स्त्री के चेहरे पर भय का भाव देखकर आनंद लिया। चिंता मत करो, मेरे गर्भ में और भी कई महिलाएं डाउ लॉर्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगी। दाव गठबंधन तुम्हें जरूर खोज निकालेगा, तुम जरूर मरोगे। महिला घृणा से भर गई। असंभव। सम्राट मेलोबो ने अपना सिर हिलाया। विटालिस्ट तकनीक हासिल करने से पहले मैं दाव गठबंधन के डर से बहुत सावधानी से चलता था, और अब जब मेरे पास ये है और मैं अपना भेष बदल सकता हूँ, उनके लिए मुझे ढूंढना पूरी तरह से असंभव होगा। मैं तभी काम करता हूँ जब सभी कारक पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में होते हैं, और मैं कभी कोई गलती नहीं करता। अगर वे स्पेस-टाइम को उलटकर यह जानने की कोशिश भी करें कि क्या हुआ था, तो भी वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। सम्राट मेलोबो को अपनी सतर्कता पर पूरा भरोसा था। उन्हें पूरा यकीन था कि भले ही एक हेगेमॉन जो पूरे मन से कई रास्तों से उनकी तलाश करे, उन्हें ढूंढ तो सकता है, लेकिन किसी और के लिए ये लगभग नामुमकिन था। केवल ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां ही उन्हें ढूंढ पाएंगी, और वह भी तभी जब वे अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करें। दाउ लॉर्ड यू के दिल में दुख और पीड़ा का भाव उमड़ आया। सम्राट मेलोबो इतने लंबे समय तक जीवित रहे, इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। उनकी मृत्यु में कितना समय और लगेगा? तुम्हारे चेहरे पर निराशा का भाव सचमुच मनमोहक है। सम्राट मेलोबो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते रहे और अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा। दाउ लॉर्ड यू बचना चाहती थी, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वह उससे कैसे बच सकती थी? सम्राट मेलोबो के चेहरे पर एक विकृत उत्तेजित भाव उभर आया और वह अपना मुंह खोलने लगे। ठीक इसी समय अचानक एक पैर उसके चेहरे पर आ पड़ा। ये लात बिजली की गति से लगी थी, जिससे उसे बचने का जरा भी मौका नहीं मिला। एक धीमी सी गड़गड़ाहट सुनाई दी जब सम्राट मेलोबो पीछे की ओर उछलकर महल के अंत में दूर बने मंच से टकरा गए। वह मंच से उछले, फिर एक विशाल स्तंभ से टकराए और अंततः जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर के हर छिद्र से खून बह रहा था और उनका चेहरा पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। कौन? सम्राट मेलोबो सदमे और भय से आगे की ओर देखने लगे। ये कौन है? कुछ क्षण पहले दाउ लॉर्ड यू निराशा से घिरी हुई थी। अब उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी युवक, जिसकी पीठ पर एक काला म्यान था, उसके सामने प्रकट हुआ था। उसके बगल में 4 आकृतियां थीं। पहला एक सफेद दाढ़ी वाला सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा था जिसके सिर पर 6 घुमावदार सींग थे। दूसरा एक झुर्रीदार बूढ़ा था। तीसरा एक मांसल सफेद रोएं वाला प्राणी था। चौथा एक मोटा आदमी था जो मांस खा रहा था। दाउ लॉर्ड यू बाकी चारों में से किसी को नहीं पहचान पाए, लेकिन उसने उस सफेद वस्त्रधारी युवक को तुरंत पहचान लिया जिसने सम्राट मेलोबो को लात मारी थी। वह खुशी से चिल्लाई, दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। यह अनंत प्रदेशों में अब तक का सबसे प्रसिद्ध दाउ लॉर्ड था। निंग ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसने भी उसे पहचान लिया। बहुत पहले जब वह पहली बार खोजबीन के लिए निकला था, तब उसने फ्लेमड्रैगन क्षेत्र के सभी ज्ञात दाउ लॉर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, दाउ लॉर्ड यू, सब कुछ खत्म हो गया है। अब इस दुनिया में कोई सम्राट मेलोबो नहीं रहेगा। दाउ लॉर्ड यू तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है। उसने कृतज्ञता से भरे उत्साह से कहा, शुक्रिया दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। जब उसने उसकी ओर देखा तो न जाने क्यों उसे लगा कि उसका आभामंडल वाकई खास है। दरअसल वह खुद को उसके प्रति आकर्षित महसूस करने से नहीं रोक पाए। वह चौथे चरण की एक महिला दाउ लॉर्ड थी, लेकिन उसके जीवन में कभी कोई दाव साथी नहीं रहा था। निंग से उसकी यह पहली मुलाकात थी और वह अपने दिल में हलचल महसूस कर सकती थी। नहीं, भारी रक्तस्राव से ग्रस्त सम्राट मेलोबो जल्दी से रेंगते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उन्मत्तता से मुस्कुराया और झुककर प्रणाम किया। दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, हेगेमॉन ब्राइटशो, हेगेमॉन एजोरफिएंड, फ्लेमविंग गॉड, मैंने आप में से किसी को कभी नाराज नहीं किया। दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं फिर कभी दाउ गठबंधन के क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करूंगा। फिर कभी नहीं। अभी अभी जब निंग ने कहा था कि इस दुनिया में अब कोई सम्राट मेलोबो नहीं रहेगा, तो मेलोबो सचमुच डर गया था। सच तो ये है कि दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ के दर्शन मात्र से ही वह भयभीत हो गया था। दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ अब एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था, जिसका अनुचर एक हेगेमॉन और सेवक एक कैओस प्रिमोडियल था। यहाँ तक कि दूसरे हेगेमॉन भी उससे डरते थे। कौन उससे दुश्मनी मोल लेता? 16 रियल्म वर्सेस एलायंस में अब 2 अलौकिक व्यक्तित्व थे। एक था रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस और दूसरा था यह अत्यंत प्रतिभाशाली दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। हेगेमॉन ब्राइटशो, हेगेमॉन एजोरफिएंड। दाउ लॉर्ड यू दंग रह गई। वह फ्लेमविंग गॉड की गुप्त पहचान नहीं जानती थी, लेकिन ये सुनकर वह चौंक गई कि वास्तव में उसके सामने 2 हेगेमॉन खड़े थे। डार्कनॉर्थ। हेगेमॉन ब्राइटशो हंसा और बोला, मेलोबो पर शब्द बर्बाद मत करो, बस आगे बढ़ो और उसे मार डालो, मुझे मत मारो। सम्राट मेलोबो की आंखों में आंसू आ गए। वह एक साधारण सम्राट था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने विनती की, मैंने तुममें से किसी को कभी कोई परेशानी नहीं दी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे बता दो, दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। निंग ने कहा, मेलोबो, एक वजह है कि मैंने तुम्हें उस पहले वाली लात से नहीं मारा। मुझे तुम्हें पहले कुछ बताना है। मेलोबो का चेहरा पीला पड़ गया। और सचमुच निंग सच कह रहा था। अपनी प्रभुत्वशाली शक्ति के बल पर वह सम्राट मेलोबो को एक ही लात से आसानी से धूल चटा सकता था। पुस्तक 38, अध्याय 28, दाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ's युग में सम्राट मेलोबो सचमुच रोने लगे। भीख मांगना बेकार था। अब उन्हें क्या करना था? जी निंग ने आगे कहा, मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। इसका कारण दाउ लॉर्ड ऑलगॉड है। दाउ लॉर्ड ऑलगॉड। सम्राट मेलोबो का पहले से ही पीला पड़ा चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया।
बेशक उसे वह पागल याद था। डाउलॉर्ड ऑलगॉड मेलोबो को मारने की अपनी कोशिशों में कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था और वह लगभग कामयाब भी हो गया था। सम्राट मेलोबो बाल बाल बचकर भाग पाए थे। वह मर गया, वह बहुत पहले मर गया। तुम उससे कभी मिल ही नहीं सकते थे। सम्राट मेलोबो घबरा गया। सच है, मैं उनसे कभी नहीं मिला। हालांकि जब मैं एक एल्डर गॉड था तो मुझे उनसे थोड़ी बहुत कृपा मिली थी। उनकी रचना आत्मा ने मुझे एक गुप्त कला प्रदान की, निंग ने कहा, और फिर यह आशा व्यक्त की कि अगर मैं कभी पर्याप्त शक्तिशाली हो गया तो मैं डाउलॉर्ड ऑलगॉड की मदद से तुमसे बदला लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि यह उस व्यक्ति की मरते दम की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं था जो पहले ही निराशा में खो चुका था। चूंकि मुझे उनसे लाभ हुआ है इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद करूंगा। निंग ने कहा, मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आप अब डाउलॉर्ड ऑलगॉड के कारण मर रहे हैं। द्वितीय, सम्राट मेलोबो को अब सब कुछ समझ आ गया था और उनका मन अस्त व्यस्त था। डाउलॉर्ड अल्लगॉड कभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और वे और उनके दाव साथी सच्चे दिव्य प्रेमियों की जोड़ी जैसे थे। अफसोस, सम्राट मेलोबो द्वारा अपने दाव साथी को निगलने ने उन्हें पूरी तरह से पागल कर दिया था। डाउलॉर्ड अल्लगॉड मरते दम तक आक्रोश और घृणा से भरे रहे और मरते दम तक उनकी आंखें खुली और क्रोध से भरी रहीं। न तो सम्राट मेलोबो ने और न ही ऑलगॉड ने कभी सोचा होगा कि मरने से पहले उन्होंने जो ऑलगॉड एस्टेट बसाया था उसका नतीजा एक बड़े देवता जीनिंग के रूप में सामने आएगा जो उनका कर्जदार होगा और फिर उसे चुकाने आएगा। आज सम्राट मेलोबो की मृत्यु हो जाएगी। वार! निंग ने अपना हाथ हिलाया जिससे हवा में तलवार की रोशनी की एक लकीर उभर आई। तलवार की रोशनी क्षणिक और अस्पष्ट थी, नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। ये तुरंत सम्राट मेलोबो के शरीर पर वार कर गई और ऐसा करते ही यह एओनियन की कर्म रेखाओं के साथ फैल गई। वह सब कुछ जिसमें उसकी आत्मा या सच्ची आत्मा का अंश था पूरी तरह से अलग हो गया। सम्राट मेलोबो की निगाहें धुंधली पड़ गईं, उसकी आत्मा चकनाचूर हो गई और वह वहीं मर गया। अब जबकि निंग कर्म के ताव में अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, उसने लोगों को मारने के कुछ नए और सचमुच भयानक तरीके सीख लिए थे। उत्कृष्ट तलवार कला, हेगेमॉन ब्राइटशो ने प्रशंसा में कहा। अफसोस की बात है, निंग ने सम्राट मेलोबो की लाश पर नजर डाली, फिर धीरे से बुदबुदाया। डाउलॉर्ड ऑलगॉड एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन इस एओनियन की वजह से उसने अपना ज्यादातर जीवन पागल की तरह बिताया। मौत भी उसके लिए बचने का रास्ता नहीं थी। हेगेमॉन ब्राइटशो ने कहा, यदि डाउलॉर्ड ऑलगॉड को पता चल जाता कि आपने उसके लिए क्या किया है तो उसे राहत महसूस होती, लेकिन वह मर चुका है और उसका दाव गायब हो गया है। उसे पता चलने का कोई रास्ता नहीं है। निंग ने आह भरी, फिर जाने के लिए मुड़ा। डाउलॉर्ड यूं चमकती आंखों से निंग को घूरती रही। निंग ने धीरे से उसकी ओर उंगली हिलाई, जिससे अमर ऊर्जा की एक धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। इसने उसके अंदर की मुहरों को आसानी से खोल दिया। निंग की संरचनाओं के दाव में महारत के वर्तमान स्तर को देखते हुए ऐसी मुहरों को खोलना अविश्वसनीय रूप से आसान था। चलो चलें, निंग ने कहा। हेगेमॉन ब्राइटशो और हेगेमॉन एजोरफाइंड दोनों ने डाउलॉर्ड यू की ओर देखा और फिर वे निंग के पीछे शून्य में कदम रखते हुए गायब हो गए। डाउलॉर्ड यू देखती रही जब निंग उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, वह बार बार बुदबुदाई। वह उसकी मुश्किल घड़ी में प्रकट हुआ था जब वह पूरी तरह निराशा में डूबी हुई थी। फिर अविश्वसनीय शक्ति से उसने सम्राट मेलोबो को चींटी को कुचलने जैसी आसानी से मार डाला था। इस सब ने उसे मदहोश कर दिया था, यहाँ तक कि दो शक्तिशाली हेगेमॉन ब्राइटशो और हेगेमॉन एजोरफाइंड ने भी इस मामले में निंग को अपना नेता मान लिया था। उसकी शक्ति, उसकी आवाज, उसकी तलवार की रोशनी, इन सब चीजों ने उसके दिल को झकझोर दिया। हालांकि वह ये भी जानती थी कि यह एक छोटे से मोह के अलावा और कुछ नहीं था। यह एक सपने जैसा लग रहा है। डाउलॉर्ड यू मुस्कुराया। उसके लिए एक सपना ही काफी था। वह अचानक मुड़ी और सम्राट मेलोबो द्वारा छोड़े गए ढेरों खजानों को देखा। मेलोबो जैसे दीर्घायु सम्राट के पास ढेरों खजाने थे, लेकिन डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ और अन्य लोग उन्हें छुए बिना ही चले गए थे। जाहिर है वे खजाने उसके लिए ही छोड़ गए थे। मेरे लिए, डाउलॉर्ड यू खड़ी हो गई। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने मेरे लिए उन्हें पीछे छोड़ दिया। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सच तो ये है कि निंग पहले ही जेडफायर दायरे की जेलों को खंगाल चुका था और उसके पास बेशुमार खजाने थे। सम्राट मेलोबो तो आर्कन स्तर के भी नहीं थे। निंग को उनके खजानों में कोई दिलचस्पी कैसे हो सकती थी? निंग तो उन्हें खंगालने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता था, और यही बात एजोरफाइंड और ब्राइटशो के लिए भी दोगुनी सच थी। एओनियन साम्राज्य में एक प्राचीन महल में एक अवतार लेटा हुआ था। ये सम्राट मेलोबो का अवतार था। कुछ क्षण पहले वह मदद की भीख मांग रहा था, अब उसकी आभा लुप्त हो गई थी। सम्राट एनचिन, सम्राट आइलहाइड और सम्राट दुग सभी अपने अवतार की लाश को घूर रहे थे। ये काम डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने किया था, सम्राट आइलहाइड ने धीरे से कहा। हम क्या कर सकते हैं? सम्राट डग ने असहाय होकर कहा। बस घूरते रहो। सम्राट एनचिन जोर से हंसे। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने हम एओनियों को परेशान न करने का फैसला किया है। हम उसे ढूंढने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। हम बस यहीं एओनियन साम्राज्य में छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं। तीनों ही पूरी तरह से हताश हो गए। सम्राट मेलोबो ने उनसे मदद की भीख मांगी थी, लेकिन वे किससे भीख मांगते? मेलोबो को तो डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने ही मारा था। पूरे 16 रियल्म वर्सेस एलायंस में कौन उसके रास्ते में आने की हिम्मत कर सकता था?
शायद रियल्म्स लॉर्ड विंडरेस। लेकिन अगर उसे इस बात का पता होता तो शायद वह डार्कनॉर्थ की मदद के लिए आता। सभी हेजेमोन और सम्राट काफी बुद्धिमान थे। अब तक वे सभी अनुमान लगा सकते थे कि रियल्म्स लॉर्ड विंडरेस और लोनली किंग, दो बेहद भयानक व्यक्तित्व, उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ अपने डाउमज को विफल कर देगा। उनमें से कोई भी ऐसे समय में डार्कनॉर्थ को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। अगर वे उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालते तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि खुद पर ही आफत आ जाती। आखिरकार एक उग्र फ्लेमविंड को कोई नहीं रोक सकता था। मैंने उन सभी को बहुत पहले ही बता दिया था। चूंकि हमारे और डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ के बीच अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए हम एओनियों को इस युग में, डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ के युग में, शांत रहना होगा। परेशानी मत खड़ी करो, सम्राट एंचेन बुदबुदाया। मिलोबो ने सचमुच गुप्त रूप से दाव गठबंधन में घुसपैठ करने की हिम्मत की। अपनी मौत के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है, किसी और को नहीं। सभी बुजुर्गों को एक बार फिर संदेश भेजो कि उन्हें अच्छे लड़के बनने होंगे। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ अन्य प्रमुख शक्तियों जितना समझदार नहीं है, और अगर वह हमला करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सहमत। सभी समझ गए कि जब तक डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ जिंदा है, ये युग उसका ही रहेगा। वह 16 रियल्म वर्सेस एलायंस में सबसे चमकदार व्यक्ति था, और रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस भी उसके पक्ष में खड़ा होगा। डार्कनॉर्थ, अगर मेरी कल्पना सच है तो वह महिला डॉलॉर्ड तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित लग रही है। ऑकिटफॉल एवरवर्ल्ड छोड़ने के बाद हेगेमॉन ब्राइटशो ने निंग को थोड़ा चिढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, निंग हंसा। बस एक छोटे से मोह से ज्यादा कुछ नहीं। इसका कोई खास मतलब नहीं। अब तक 16 लोगों के गठबंधन में कर्म के दाव में निंग के बराबर का एकमात्र व्यक्ति सम्राट वेवशिफ्ट ही था। निंग स्वाभाविक रूप से अपने कर्म के ज्ञान से दाव लॉर्ड यू की उसमें रुचि को समझ पाई थी, लेकिन ये थोड़ी सी रुचि से ज्यादा कुछ नहीं था। इसका उस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला था। हेगेमॉन ब्राइटशो, अब मैं अपने गुरु की ओर से शिष्यों को स्वीकार करने के लिए पूरे फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स की छानबीन करने की योजना बना रहा हूँ, निंग ने कहा। अपने गुरु की ओर से शिष्यों को स्वीकार करें? हेगमोन ब्राइटशो उलझन में था। हाँ, अपने गुरु सम्राट मिरजनो की ओर से, निंग ने कहा। मुझे 10 स्वीकार करने होंगे। हालांकि मैं तकनीकी रूप से उनकी ओर से स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वे बाहरी दुनिया में साहसिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उन्हें स्वयं ही सिखाना होगा। वह नाम से तो उनके वरिष्ठ शिष्य भाई होंगे, लेकिन वास्तव में उनके गुरु। मैं उसकी ओर से शिष्यों को अपना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकता, निंग ने कहा। मैं फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स को 9 क्षेत्रों में विभाजित करने की योजना बना रहा हूँ, और प्रत्येक क्षेत्र से 10 विश्व स्तरीय साधकों को चुनूंगा। फिर मैं उन 90 विश्व स्तरीय साधकों में से 10 शिष्यों का चयन करूंगा। अगर मुझे कुछ ऐसे मिलते हैं जिनमें मेरी सच्ची रुचि है, तो मैं उन्हें अपना निजी शिष्य भी बना सकता हूँ। इसके पूरा होने के बाद ही वह साहसिक कार्य पर निकलेगा। तब तक वह दावमच के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका होगा, और इसलिए असफल होने की स्थिति में उसे कुछ और उत्तराधिकारियों का चयन भी करना होगा। 3 लोगों की जगह बहुत छोटी थी। हालांकि वह अपनी ओमेगा स्वॉर्ड दाव 3 लोगों में ही छोड़ रहा था, फिर भी उसे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था जिसे वह अपनी तकनीक देने के योग्य समझता हो। तुम्हारा किसी शिष्य को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। हेगेमॉन ब्राइटशो थोड़ा उत्साहित हुआ। हाँ, एक दाव लॉर्ड जिसके पास एक हेगेमॉन की शक्ति है, ये सचमुच अभूतपूर्व है। तुम्हारा दाव हमारे दाव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। शायद मैं भी ब्राइटशो साम्राज्य से कुछ प्रतिभाशाली लोगों को इसमें भाग लेने के लिए भेज दूं। कोई बात नहीं, निंग ने सिर हिलाया। फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स में सभी को आमंत्रित किया गया है, एओनियंस को छोड़कर। निंग को डार्क किंगडम से कोई दुश्मनी नहीं थी। सच तो ये था कि उसमें ऐसे साधक शामिल थे जो एक नष्ट हो चुके लोक ब्रह्मांड से बचकर आए थे। उन्हें सचमुच दुश्मन मानने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे निंग ज्यादा शक्तिशाली होता गया, ब्रह्मांड के बारे में उसका नजरिया भी बदलता गया। सिर्फ एओनियन ही थे जिनसे उसकी दुश्मनी बरकरार रही। एओनियन साधकों को भोजन समझते थे। निंग को उनसे बहुत घृणा थी। हालांकि चूंकि वह जानता था कि ऑटोक बोलिन ने ही एओनियनों को बनाया था, इसलिए निंग ने उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह किसी भी तरह से उनमें से किसी को अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता था। निंग ने हेगेमॉन विंडरेन, हेगेमॉन नेदरलिली और दाव एलायंस को अपने गुरु की ओर से शिष्यों को स्वीकार करने की अपनी योजना के बारे में भी बताया। उसने उन्हें बताया कि वह 10 शिष्यों को स्वीकार करेगा और संभवतः कुछ व्यक्तिगत शिष्यों का चयन भी कर सकता है। हालांकि सभी उम्मीदवारों को तलवारबाजी में निपुण होना और विश्व स्तर की साधना में पारंगत होना आवश्यक था। इस खबर से पूरा फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स अफरा तफरी में डूब गया। ये समझना जरूरी है कि निंग कभी भी अपनी ओमेगा स्वॉर्ड दाव को दूसरों को यूं ही नहीं दिखा सकता था। आज तक उसने इसे सिर्फ दाववादी ब्लूस्टोन को ही दिखाया था। हर कोई जानता था कि निंग कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, और हर संगठन को उम्मीद थी कि तलवार के दाव के उनके किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ की सर्वोच्च तकनीक विरासत में मिलेगी। और इस तरह ये बात तेजी से फैलने लगी कि फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स को 9 क्षेत्रों में कैसे विभाजित किया जा रहा है। यहाँ तक कि कई स्वतंत्र साधकों ने भी यह सुना, और वे सभी अपने सबसे नजदीकी क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अनगिनत विश्व स्तरीय साधक अब तक के सबसे अद्वितीय डाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ के प्रशिक्षु बनना चाहते थे। पुस्तक 38, अध्याय 29, तलवार की झोंपड़ी। वास्तेवेन पैलेस के एक निजी कमरे में सफेद वस्त्र पहने जी निंग अकेले बैठे थे। हाथ हिलाकर उन्होंने 10 पत्थरों को अपनी ओर उड़ाया और फिर उन्हें अपने सामने हवा में लटका दिया। चटक चटक चटक।
निंग ने अपनी उंगली धीरे से हिलाई, जिससे 10 उड़ते हुए पत्थरों के चारों ओर लपटें उठने लगीं और उनके विरुद्ध धधकने लगीं। पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगे और उनकी सतह पर रूनिक पैटर्न धीरे धीरे उभरने लगे। सब कुछ निंग की इच्छा के अनुसार हुआ और इस प्रकार रूनिक पैटर्न एक जटिल रूनिक संरचना में जुड़ गए, जिससे 10 पत्थर 10 काले वृत्तों में बदल गए। फिर निंग ने कुछ और कीमती सामग्री निकाली और उन्हें वृत्तों में डाल दिया। निंग अग्नि के दाव और संरचनाओं के दाव दोनों में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। नतीजतन ऐसे साधारण शाश्वत खजाने बनाना उसके लिए अविश्वसनीय रूप से आसान था। जहां तक उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की बात है, वे इतनी मूल्यवान थीं कि कई शाश्वत सम्राट लालच से पागल हो जाते। लेकिन निंग के लिए उसके पास सचमुच इन खजानों का पहाड़ था। सफलता। निंग मुस्कुराया। सभी 10 कंगन सुनहरी, चांदी और बैंगनी रेखाओं से चमक रहे थे, जिनसे शक्ति की अजीब लहरें निकल रही थीं। उच्च श्रेणी के शाश्वत खजाने। मैंने इनमें जो सामग्री डाली है उसे देखते हुए केवल हेगेमॉन ही इन्हें नष्ट कर पाएंगे। निंग ने फिर 10 लूपों पर नियंत्रण कर लिया और उनमें से एक में अपनी दिव्य बुद्धि भेज दी। फुफ। 10,000 किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र उसके सामने प्रकट हुआ। ये सभी लूप संपदा प्रकार के खजाने थे। हालांकि इनका आकार सिर्फ 10,000 किलोमीटर तक सीमित था, क्योंकि ये असाधारण रूप से स्थिर थे। पृथ्वी का निर्माण हो, अंतरिक्ष के तल से एक विशाल पृथ्वी उभरने लगी, जिसने शीघ्र ही संपदा खजाने के सभी 10,000 किलोमीटर को ढक लिया। पहाड़ उठो। जल्द ही पृथ्वी से एक विशाल पर्वत श्रृंखला ऊपर उठी, जो लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी। निंग की इच्छा के अनुसार ये 10,000 किलोमीटर का संसार मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाओं तथा कुछ नदियों से भर गया। तलवार की झोपड़ी। निंग के ईश्वरीय अवतार ने उंगली हिलाई, जिससे सबसे बड़ी पहाड़ी घाटी में एक साधारण सी दिखने वाली फूस की झोपड़ी प्रकट हो गई। 1 और घंटा बीत गया। अब तक निंग के असली शरीर ने एक प्रार्थना चटाई बना ली थी, जिसे उसने तलवार की झोपड़ी में रख दिया। इस पूरी संपत्ति खजाने में सबसे मूल्यवान वस्तु यही प्रार्थना चटाई थी, जिसकी लालसा कई शाश्वत सम्राट भी अपनी साधना के दौरान करते थे। साधक पाते थे कि वहां बैठते ही उनका हृदय और मन बहुत शांत हो जाता था और वे सामान्य से कहीं अधिक तेजी से प्रशिक्षण और ध्यान कर पाते थे। निंग ने इस प्रार्थना चटाई के निर्माण में ऑटोक के पत्थर के मंच का अनुकरण किया था। यद्यपि वह ऑटोक की अंतर्दृष्टि के स्तर के करीब भी नहीं था, फिर भी उसकी प्रार्थना मैट में पुनर्मिलन के स्टोन सेंसर की प्रभावशीलता का लगभग 5% था। इस प्रकार उन्हें दुर्लभ और मूल्यवान खजाने माना जा सकता था। ये दुनिया तलवार के ताऊ की दुनिया होगी। निंग के ईश्वर बोध अवतार ने अपनी दृष्टि से दुनिया को झकझोर दिया। गड़गड़ाहट। इस दुनिया का हर एक हिस्सा, पहाड़ और गहरी खायां, सब तलवारबाजी से भर गए। वे बहुत सारी थीं, सभी विविध और जटिल। ये विभिन्न तलवार कलाएं थीं जिनकी खोज सम्राट मिरजनो की हाथसील तलवार कला पर शोध और विश्लेषण करने के बाद की जा सकती थी। अब तक निंग तलवार के दाव के बारे में सम्राट मिरजनो से भी अधिक गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर चुका था। उसने सबसे पहले उन सभी तलवार कलाओं का विश्लेषण किया जो हाथसील तलवार कला की आधारशिला थीं, और फिर हाथसील तलवार कला का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित 8 और भी गहन तलवार कलाओं को तैयार करने के लिए आधार के रूप में किया। निंग अब कर्म पर उच्च स्तर की महारत हासिल कर चुका था, जिससे उसे निगमनात्मक तर्क की और भी अधिक शक्ति प्राप्त हुई। चूंकि उसके पास पहले से ही ओमेगा तलवार दाव का आधार था, इसलिए उसके लिए कई आर्कॉन श्रेणी की तलवार कलाओं को तैयार करना काफी आसान था। अगर निंग सिर्फ एक सर्वोच्च दाव के जरिए दावमज हासिल करना चाहता तो शायद उसे दावमज हासिल करना ज्यादा आसान लगता। हालांकि उसका रास्ता पहले से तय था। एक बार तय हो जाने के बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था, पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा सभी चीजें सापेक्ष थीं। निंग का मार्ग ओमेगा स्वॉर्ड दाव का था। उसने बहुत सी चीजें देखी और अनुभव की थीं, और अंतरिक्ष, संरचनाओं, समय, कर्म आदि के दाव के लिए कई आर्कॉन श्रेणी की तकनीकें भी विकसित की थीं। यही कारण था कि वह इतनी सारी आर्कॉन श्रेणी की तलवार कलाएं आसानी से बना पाया। अगर उसने कोई सरल मार्ग चुना होता तो उसकी क्षमताएं बहुत सीमित होतीं और वह अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच पाता। तलवार की झोपड़ी ध्यान के लिए एकदम सही है। इससे बहुत जल्दी अभ्यास किया जा सकता है। निंग ने सिर हिलाया। तलवार की झोपड़ी की दुनिया में जो लोग दुर्लभ और असाधारण तलवारबाजी सीखना चाहते हैं, उन्हें पहले कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। ठीक है, तलवार की झोपड़ी उन्हें उनके मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी। निंग मुस्कुराया। चूंकि उसने अपने गुरु की ओर से शिष्यों को स्वीकार करने का निर्णय लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इन साथी शिष्यों को कुछ खजाने देने ही थे। यह निश्चित था कि उनके पास उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने तलवार की झोपड़ी बनाने में इतनी मेहनत की थी। यह एक ऐसा खजाना था जो उस ईश्वरीय विरासत से कहीं ज्यादा मूल्यवान था जो सम्राट मिरजनो ने उन्हें तब दी थी जब मिरजनो ने उन्हें अपना शिष्य बनाया था। निंग को तलवार के ताऊ की गहरी समझ थी, जिसका मतलब था कि उनके पास सिखाने के बेहतर तरीके भी थे। उन्हें सचमुच उम्मीद थी कि ये 10 कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई या कनिष्ठ प्रशिक्षु बहनें उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी जो वह उन्हें दे सकते थे। निंग को इन 10 स्वॉर्ड शेक दुनियाओं को बनाने में आधा दिन लगा, फिर 5 और सिल्वर स्वॉर्ड शेक बनाने में 80 से ज्यादा साल लगे। कर्म के दाव में अपनी महारत के कारण निंग को स्पष्ट रूप से लग रहा था कि वह ज्यादा से ज्यादा 9 शिष्यों को ही अपना पाएगा। इससे पहले वह ब्लूक्लिफ शियाओयू, ग्रीन बैम्बू, यान क्यूडिंग और युवा गुरु स्काईविंड को अपना शिष्य बना चुके थे। कुल मिलाकर 3 शिष्य।
अगर उन्होंने चौथे चरण के डाउनलोड बनने के बाद जो विरासत छोड़ी थी उसे ध्यान में रखा होता तो ये तय था कि उनका एक चौथा शिष्य भी होगा। निंग को लग रहा था कि वह ज्यादा से ज्यादा 5 और शिष्यों को अपना लेगा। इस बार वह देखेगा कि क्या कोई ऐसा है जो उसे इतना आकर्षित करता है कि वह उसे अपने गुरु की ओर से मानद शिष्य के बजाय निजी शिष्य के रूप में अपना ले। वह किसी पर दबाव नहीं डालेगा, सब कुछ भाग्य और नियति पर छोड़ देगा। अगर उसे कोई दिलचस्प व्यक्ति मिलता तो वह उसे स्वीकार कर लेता। ये 5 रजत तलवार के टुकड़े उसके निजी शिष्यों के लिए थे, इसलिए निंग ने इन पर ज्यादा मेहनत की। ये बाकी तलवार के टुकड़ों से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन निंग ने प्रार्थना की चटाई पर और भी कीमती सामग्री इस्तेमाल की और इन संरचनाओं को बनाने में भी काफी मेहनत की। हर एक प्रार्थना चटाई पुनर्मिलन के पत्थर के धूपदान से लगभग 20% ज्यादा प्रभावी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रजत तलवार के टुकड़े सम्राट मिरजनो की हाफसील तलवार कला पर केंद्रित नहीं थे, बल्कि ये निंग की अपनी ओमेगा तलवार दाव पर केंद्रित थे। लेकिन जाहिर है वह उन्हें सिर्फ अपना दाव नहीं दे सकता था, बल्कि उसने मार्गदर्शन के लिए कई अलग अलग तलवार तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपने ओमेगा तलवार दाव के 5 आसनों के तलवार इरादे की छाप भी छोड़ी। मैं उन्हें वह सब दे चुका हूँ जो मैं दे सकता हूँ। यहाँ तक कि 10 साधारण स्वॉर्ड शैक भी उन सभी नींवों से भरे हुए हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। इन नींवों के साथ अगर उनमें प्रतिभा है तो वे ओमेगा स्वॉर्ड दाव को अपने दम पर विकसित करने के लिए पर्याप्त हैं। निंग ने सिर हिलाया। उसने खुद भी धीरे धीरे कुछ अंतर्दृष्टियां हासिल की थीं जिनका इस्तेमाल उसने अपनी नींव की कमियों को पूरा करने के लिए किया था और अंततः ओमेगा स्वॉर्ड दाव को विकसित करने में लग गया था। अपने उपहारों का निर्माण पूरा करने के बाद निंग ने पूरे फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में होने वाले भव्य आयोजन के शुरू होने से पहले 9 मिलियन वर्षों तक प्रतीक्षा की। हर कोई उत्साह से भर गया था। ऐसा कहा जाता है कि चौथे चरण के कई शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स प्रतियोगिताएं देखने आए हैं। भले ही हम डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ के प्रशिक्षु न बन पाएं, लेकिन हम अन्य शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स के प्रशिक्षु जरूर बन सकते हैं। यहाँ कुछ महान सनातन सम्राट और अन्य प्राचीन हस्तियां भी देखने आई हैं। हो सकता है कि वे भी इस अवसर का लाभ उठाकर किसी शिष्य को स्वीकार कर लें। ये तो कुछ भी नहीं है। तीनों सर्वशक्तिमान हेगेमॉन्स डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ के साथ आ गए हैं। इन तीनों हेगेमॉन्स या डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ में से किसी एक का प्रशिक्षु बनना वाकई अविश्वसनीय होगा। यह आयोजन बहुत ही विशाल पैमाने पर था। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के 6 प्रमुख संगठन सामान्यतः संतुलन की स्थिति में थे, इसलिए निंग के अलावा किसी और के लिए पूरे रियल्म्स को इस तरह की उथल पुथल में डालना असंभव था। इस तरह का टूर्नामेंट और चयन प्रक्रिया ब्राइट शो साम्राज्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं से कहीं अधिक भव्य थी, लेकिन निश्चित रूप से कई प्रमुख शक्तियां और सम्राट इस पर गहरी नजर रख रहे थे। निंग के आयोजन का लाभ उठाकर शायद अपने लिए कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों का चयन करना चाहते थे। 9 प्रमुख क्षेत्रों पर आर्कन वर्ग की प्रमुख शक्तियों के साथ साथ उनके अधीनस्थ सम्राटों का भी शासन था। एक व्यवस्थित प्रक्रिया लागू थी। हालांकि आने वाले स्वतंत्र साधकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए पहला वर्ष केवल पूर्व चयन प्रतियोगिता थी, जहां वे सभी जो शक्ति के एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंच पाए बाहर हो गए। स्वाभाविक रूप से निंग ही वह व्यक्ति था जिसने न्यूनतम सीमा निर्धारित की, जो कि सर्वोच्च विश्वदेव का स्तर था। अकेले इसी कारण 99% साधक बाहर हो गए। इसके बाद उसने बचे हुए कुलीनों को वास्तविक एववर्ल्ड में भेज दिया, उस जगह पर जिसे निंग ने खुद बनाया था। स्वर्ग की सीढ़ी। अगली परीक्षा स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने की प्रक्रिया होगी। स्वर्ग की सीढ़ियां अथाह ऊंची थीं। अगर आप स्वर्ग की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना चाहते थे तो आपको एक के बाद एक कई मुकाबलों से गुजरना पड़ता था। एक पक्ष को या तो मारा जाना था या फिर दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने से पहले आत्मसमर्पण करना था। सम्राट, हेगेमॉन और निंग सभी स्वर्ग की सीढ़ी पर लड़ाई को गौर से देख रहे थे। ये बच्चा बुरा नहीं है, मैं इसे चाहता हूँ। दाओ गठबंधन के एक शाश्वत सम्राट ने हंसते हुए अपनी उंगली धीरे से हिलाई और शाश्वत शक्ति की एक किरण उस विश्व स्तरीय साधक तक पहुंचाई जो अभी अभी लगभग मर ही गया था। निंग और तीनों हेगेमॉन सबसे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे दूर से देख रहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। केवल सम्राट ही स्वर्ग की सीढ़ी पर मौजूद लोगों में से शिष्यों का चयन करने के योग्य थे, लेकिन फिर भी वे केवल उन्हीं को चुन सकते थे जो असफल रहे हों। केवल निंग और तीनों हेगेमॉन को ही सफल प्रतियोगियों को चुनने का अधिकार था। दिलचस्प। निंग की निगाहें शून्य को चीरती हुई 2 आकृतियों के ऊपर जा टिकीं, जो स्वर्ग की विशालकाय सीढ़ी से एक दूसरे के साथ साथ चल रही थीं। डार्कनॉर्थ, क्या तुमने उन 2 बच्चों में रुचि ली है? हेगेमॉन ब्राइट शो ने पूछा। मैं थोड़ी देर और देखना चाहता हूँ कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि मुझे वे दोनों काफी पसंद हैं, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे हेगेमॉन ब्राइट शो, हेगेमॉन नेदरलिली और हेगेमॉन विंटरिन तीनों हंस पड़े। ये याद रखना जरूरी है कि स्वर्ग की सीढ़ियों पर कई अद्वितीय प्रतिभाएं थीं, जिन्होंने कई सर्वोच्च दाव को एक साथ मिला दिया था। निंग जिन 2 लोगों को देख रही थी उनमें से प्रत्येक ने सिर्फ एक ही सर्वोच्च दाव में महारत हासिल की थी। पुस्तक 38, अध्याय 30, 5वां शिष्य, 6ठा शिष्य। एक युवक और युवती स्वर्ग की सीढ़ी पर अगल बगल खड़े थे। सीढ़ियां अविश्वसनीय रूप से विशाल थीं और उन पर तलवारों के धुंधले निशान थे। जी निंग ने उन्हें यहाँ उन विश्व स्तरीय साधकों के लाभ के लिए छोड़ा था जिन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया था। इससे उन्हें कितना लाभ होगा यह उनकी अपनी समझ पर निर्भर करेगा। बिल्कुल अविश्वसनीय। युवक और युवती सीढ़ियों के ऊपर तलवार के निशानों को घूर रहे थे।
असीमित, यहाँ तक कि दाउल और डार्कनॉर्थ द्वारा यूं ही छोड़े गए तलवार के निशान भी अथाह गहराई से भरे हैं। भले ही हम उनके या अन्य प्रमुख शक्तियों के प्रशिक्षु न बन पाएं, लेकिन स्वर्ग की सीढ़ियों पर उन्हें देखने का मतलब है कि यह सब सार्थक था। श्वेत वस्त्रधारी युवती ने कहा। युवक ने सिर हिलाया। दोनों को अपनी अपनी सीमाएं पता थीं। हालांकि वे दुनिया भर में उत्कृष्ट व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ स्वर्ग की सीढ़ी पर उनकी गिनती सबसे निचले पायदान पर थी। हालांकि जैसे जैसे वे स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ते गए और तलवार के निशानों को और भी ज्यादा देखते गए, उनकी शक्ति आसमान छूने लगी। स्वर्ग की सीढ़ियों के नियंत्रक के रूप में निंग ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी न मिले। केवल सबसे कमजोर ही पराजित होगा, जबकि सबसे शक्तिशाली आगे आगे चल सकेगा। निंग ये सुनिश्चित करना चाहता था कि सबसे शक्तिशाली एक दूसरे से टकराकर जल्दी पराजित न हो जाएं। समय बीतता गया, एक के बाद एक वर्ष। विश्व स्तरीय सभी साधक स्वर्ग की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहे थे, क्योंकि वे सभी तलवार के निशानों में छिपे रहस्यों पर ध्यान करना चाहते थे। हर युद्ध का मतलब था कि वे हार सकते थे और मजबूर होकर भाग सकते थे, इसलिए वे सभी धीमे और सतर्क थे। स्वर्ग की सीढ़ी पर उनके आगमन के बाद से 10,000 वर्ष बीत चुके थे। असीम, अब तुमने 2 सर्वोच्च दावों में महारत हासिल कर ली है। तुम मुझसे भी तेज थे, युवती ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मूस, तुम तो पहले सर्वोच्च दाव में महारत हासिल करने में मुझसे एक कदम आगे थीं। युवक युवती की ओर देखते हुए मुस्कुराया। हर कोई आसानी से बता सकता था कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। दोनों नश्वर संसार से क्रमशः एक साथ उभरे थे। वह युवती कभी युवा गुरु असीम की दासी थी और उसे म्यूज नाम दिया गया था। म्यूज एक अद्भुत आत्मिक शरीर के साथ पैदा हुई थी और एक अमर पुरुष द्वारा उसे चुनकर एक तथाकथित अमर लोक में ले जाया गया था। जहाँ तक युवा गुरु असीम का प्रश्न है, वह नश्वर संसार में संघर्ष करते रहे और अंततः अमर साधना के मार्ग पर भी चढ़ गए। अनगिनत लड़ाइयों और कठोर अनुभवों के बाद वह अमर लोक में पहुंचकर सबको चकित करने में कामयाब रहा, जहां आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी पूर्व दासी म्यूज से एक बार फिर हुई। दोनों का एक बच्चा भी हुआ। अंततः दोनों लगभग एक साथ ही विश्व स्तर पर पहुंच गए और आज तक वे अपने देश में पैदा हुए एकमात्र विश्व स्तर के साधक थे। म्यूज एक कैओस इमॉर्टल थी, जबकि युवा मास्टर बाउंडलेस एक दोहरा रिफाइनर था। दोनों एक की रिफाइनर और एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर थे। नतीजतन दोनों के प्राइमल ट्विन थे, जिन्हें वे अपनी मातृभूमि में छोड़ आए थे। वे दिव्य प्रेमी युगल थे और साथ मिलकर अपनी मातृभूमि से निकलकर कैओसवस की यात्रा पर निकल पड़े और इस दौरान कई अप्रत्याशित घटनाओं का सामना किया। ये कहानी की कैसे महान दाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अपने गुरु की ओर से शिष्यों को स्वीकार करने वाले थे, एक जबरदस्त खबर थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने भी इसमें भाग लेने का फैसला किया। मैं हार मानती हूँ। म्यूज की तलवारबाजी उसकी प्रतिद्वंद्वी ने हरा दी थी। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए उसने तुरंत और स्वेच्छा से हार मान ली। युद्ध के बाद असीम, मैं हार गई। सीढ़ियों पर चढ़ते समय सावधानी बरतना। अगर तुम जीत नहीं पा रहे हो तो बस हार मान लो। म्यूज समझ गई थी कि स्वर्ग की सीढ़ियां कितनी मुश्किल होती जा रही हैं, इसलिए वह अपने दाव साथी को समझाना चाहती थी। मुझे पता है, असीम ने सिर हिलाया। आधे महीने बाद असीम और म्यूज सीढ़ी के तल पर फिर मिले। वह बहुत शक्तिशाली था। वह न केवल एक प्राचीन साधक था, बल्कि वह मुझसे भी ऊंचे स्तर की समझ तक पहुंच गया था। मुझे अपनी हार का पूरा यकीन हो गया था। असीम ने अपना सिर हिलाया, फिर बेबसी से बोला, मैंने सोचा था कि हम दोनों काफी प्रतिभाशाली माने जाएंगे और किसी महाशक्ति या शायद चौथे चरण के किसी दाउलॉर्ड का ध्यान आकर्षित करेंगे, लेकिन किसने सोचा था कि उनमें से एक भी हम तक नहीं पहुंचेगा। मैंने सीढ़ी के नीचे आधे महीने तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। म्यूज ने सिर हिलाया। दोनों ही गौरवान्वित और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, अपनी मातृभूमि में पैदा हुए एकमात्र विश्व स्तरीय साधक। इस अनुभव से उन्हें बहुत लाभ हुआ था, लेकिन अंततः कोई भी बड़ी शक्ति उन्हें शिष्य बनाने नहीं आई। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, शायद कोई दाउलॉर्ड हो जो हमें दिलचस्पी ले, बाउंडलेस ने कहा। ठीक है, इंतजार करते हैं। म्यूज ने भी उम्मीद बनाए रखी। एक अच्छे गुरु का होना दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है। न तो बाउंडलेस और न ही म्यूज को किसी दाउलॉर्ड से कोई मार्गदर्शन मिला था और इसलिए वे समग्र रूप से अंतहीन प्रदेशों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। अरे बच्चों, अचानक एक आवाज गूंजी। बाउंडलेस और म्यूज दोनों उत्साहित और उत्सुक होकर मुड़े। क्या किसी महाशक्ति ने उन्हें चुना था? कौन था? क्या वह चौथे चरण का दाउलॉर्ड था, या शायद कोई शाश्वत सम्राट, या कोई हेगेमॉन, या शायद दाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ? हालांकि वे तार्किक रूप से जानते थे कि किसी विशेष रूप से शक्तिशाली व्यक्ति ने उन्हें चुना हो, यह असंभव है, फिर भी वे अपनी आशाओं और सपनों से चिपके रहे। उन्होंने दूर से एक सफेद वस्त्र पहने युवक को अपनी ओर आते देखा। उसका आभामंडल अनोखा था और उसने उन्हें जरा भी दबाव का एहसास नहीं होने दिया। वह बिल्कुल साधारण लग रहा था। एक दाउलॉर्ड, बाउंडलेस और म्यूज दोनों ही निराश हो गए। दाउलॉर्ड की आभा और एक शाश्वत सम्राट की आभा में अंतर करना अब भी काफी आसान था। हर एक शाश्वत सम्राट की आभा से एक ऐसी आभा निकलती थी जिसमें अनंत काल की गंध आती थी, एक ऐसी आभा जो फुसफुसाती थी कि इस व्यक्ति पर समय का कोई प्रभाव नहीं है। कुछ ही क्षणों बाद वे जल्दी से अपनी सामान्य शांति में लौट आए। सच कहूं तो वे अभी भी बहुत खुश थे। शायद यहाँ शिष्य चुनने वाले दाउलॉर्ड सबसे कमजोर गुरु थे, लेकिन कम से कम उन दोनों को तो चुन लिया गया था। अगर किसी ने उन्हें चुना ही न होता तो उन्हें सचमुच बहुत दुख होता। तुम दोनों को तलवार की बेहतरीन समझ है, निंग ने मुस्कुराते हुए बधाई दी।
वाकई वे काफी प्रभावशाली थे। जहां तक विकास की बात है, असीम और म्यूज वास्तव में उन विश्व स्तरीय साधकों में शीर्ष 10 में स्थान पा सकते हैं जो यहाँ आए थे और तलवार के निशानों से सीखे थे। ये याद रखना चाहिए कि वह जानते थे कि अन्य शक्तियां भी शिष्यों को अपनाने में रुचि लेंगी, इसीलिए उन्होंने सभी विश्व स्तरीय साधकों को केवल तलवार चलाने में कुशल होने की आवश्यकता बताई थी, न कि केवल तलवार के दाव पर ध्यान केंद्रित करने की। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो तलवार चलाने में कुशल थे, लेकिन जिनकी असली ताकत स्पेस टाइम के दाव, कृपाण के दाव या यहाँ तक कि हृदय बल में निहित थी। तलवार के दाव पर ध्यान केंद्रित करने वालों में म्यूज और बाउंडलेस बाकी सभी की तुलना में तेजी से विकसित हुए थे। निंग एक नज़र में ही बता सकता था कि दोनों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिला था, इसीलिए उनमें इतनी तेजी से सुधार हुआ था। जब निंग ने उन्हें देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने त्रिलोक छोड़ने के बाद अपनी ही प्रतिमूर्तियां देखी हों। निंग के ब्राइट शो के 12 महलों में शामिल होने के बाद ही उसने सर्वोच्च दाव का विकास किया, और जब तक वह वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर गया तब तक उसने सम्मिलित सर्वोच्च दाव में महारत हासिल नहीं की थी। इसके अलावा बाउंडलेस और म्यूज एक दूसरे के इतने करीब थे कि निंग खुद को उन भावनाओं के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया जो उसने और यू वेई ने एक दूसरे के लिए साझा की थी। कितना अफसोस है, निंग ने मन ही मन आह भरी। अगर वह अभी भी जिंदा होती तो शायद वे दोनों बाउंडलेस और म्यूज की तरह साथ मिलकर कैओसवर्स की यात्रा कर सकते थे। क्या तुम दोनों मेरी शिक्षा में आने को तैयार हो? निंग ने पूछा। वरिष्ठ, क्या आप तलवार के दाव में कुशल हैं? म्यूज ने पूछा। निंग ने सिर हिलाया। ऐसा करते ही उसके शरीर से तलवार अभिप्राय की एक भयानक रूप से शक्तिशाली आभा निकली, इतनी प्रबल कि बाउंडलेस और म्यूज दोनों के हृदय कांप उठे। हालांकि वे वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि इस आभा का क्या अर्थ है। आखिरकार वे तो बस दो अनुभवहीन विश्व स्तरीय साधक थे। उनकी नजर में चौथे चरण के सभी डाउनलॉर्ड्स भयानक रूप से शक्तिशाली थे। उन्हें बस यही लगा कि निंग भयानक रूप से शक्तिशाली है, अपनी शक्ति के एक अंश मात्र से ही उन्हें नष्ट कर सकता है। असीम और म्यूज ने एक दूसरे को देखा, फिर तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। गुरुजी, आपके शिष्य आपको नमस्कार करते हैं। हम। निंग ने सिर हिलाया। तो फिर मेरे पीछे आओ। एक अदृश्य आयाम की लहर उन दोनों पर छा गई। निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, स्पेस टाइम से गुजरते हुए वापस उस जगह पहुंच गया जहां हेगेमॉन और सम्राट सब इकट्ठे थे। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, डार्कनॉर्थ, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, कुछ अच्छे शिष्यों को स्वीकार करने पर बधाई। हेगेमॉन और सम्राट सभी हंस रहे थे और निंग को बधाई दे रहे थे। जब उन्होंने अपने पीछे खड़े दो युवकों की ओर देखा, वे मन ही मन आहें भरने लगे कि वे दोनों युवक कितने भाग्यशाली थे। ज्यादा शक्तिशाली साधकों को चुनने के बजाय निंग ने वास्तव में दाव साथियों की इस जोड़ी को चुना था। निंग अपने बादल के ऊपर कमल की मुद्रा में वापस आ गया। उसके साथ हेगेमॉन नेदरलिली, हेगेमॉन विंड्रिन और हेगेमॉन ब्राइटशो भी थे। वे चारों सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे थे, लेकिन बाउंडलेस और म्यूज निंग के पीछे खड़े रहे। उन्होंने अपने बगल में खड़े 3 अद्भुत हेजेमोन्स को, फिर अपने नीचे खड़े कई शाश्वत सम्राटों को देखा। यहाँ हर एक व्यक्ति अनंत काल की आभा बिखेर रहा था। विश्व स्तरीय सबसे मूर्ख साधक भी तुरंत समझ जाएगा कि उनके सामने अधीनस्थ रूप से खड़ी कई प्रमुख शक्तियां सभी शाश्वत सम्राट हैं, और इसलिए बाउंडलेस और म्यूज तुरंत समझ गए कि वे अभी अभी प्रसिद्ध डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के प्रशिक्षु बने हैं। हम। बाउंडलेस और म्यूज ने एक दूसरे को देखा। दोनों का सिर हल्का महसूस कर रहा था। हेगेमन्स और वहां मौजूद कई शाश्वत सम्राटों का आभामंडल बहुत ही दमनकारी था। मास्टर, असीम ने धीरे से फुसफुसाया। निंग ने कहा, आज से तुम मेरे संरक्षण में 5वें और 6ठे शिष्य बनोगे। असीम और म्यूज तुरंत उत्साहित हो गए। असीम ने पूछा, गुरुजी, मैंने सुना है कि आप कुल 10 शिष्यों को अपना रहे हैं। नहीं, गलत सूचना जरूर तेजी से फैलती है। निंग ने सिर हिलाया। तुम सब नौजवान तरह तरह की बेतुकी अफवाहें फैला रहे हो। हेगेमॉन ब्राइटशो खिलखिलाकर हंसा। इस आयोजन के लिए डार्कनॉर्थ अपने गुरु की ओर से शिष्यों को स्वीकार कर रहा है, जिसका मतलब है कि वे 10 लोग तकनीकी रूप से उसके कनिष्ठ शिष्य भाई बहन ही हैं, जिन्हें वह अपने गुरु की जगह शिक्षा देगा। और तुम दोनों का क्या? तुम लोग तो डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के निजी शिष्य हो। बाउंडलेस और म्यूज ने मुड़कर अपने बगल में बैठे सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा। उन्हें उससे एक आत्मीयता और गर्मजोशी का एहसास हुआ। डार्कनॉर्थ, तुम कितने शिष्यों का चयन करने की योजना बना रहे हो? ब्राइटशो ने पूछा। अगर तुम चयन कर चुके हो तो मैं शुरू करूंगा। मेरा काम हो गया। निंग ने सिर हिलाया। मैं इस इवेंट से सिर्फ इन 2 को चुनूंगा। मैं सबसे आखिर में 10 जूनियर प्रशिक्षु भाई बहनों को चुनूंगा। हालांकि इस आयोजन में कई प्रतिभाशाली लोगों ने भाग लिया था, लेकिन निंग को केवल असीम और म्यूज ने ही वास्तव में प्रभावित और मोहित किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उनमें खुद को और यू वेई को देख रहा हो, और इसलिए उसने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। निंग के स्तर पर किसी शिष्य को अपनाना किसी और चीज से ज्यादा व्यक्तिगत भावनाओं का मामला था। उदाहरण के लिए, उसका दूसरा शिष्य ग्रीन बैम्बू यांग क्यूडिन एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। निंग ने अपनी बातें बिल्कुल भी गुप्त नहीं रखी, बल्कि सबको सुनने दी। उसके नीचे बैठे सभी सम्राटों ने अपनी आंखों में बदले भाव लिए असीम और म्यूज की ओर देखा। ये 2 भाग्यशाली बच्चे, उन्हें पता भी नहीं कि वे कितने भाग्यशाली हैं। उनका गुरु ऐसा था जिसे 16 लोक ब्रह्मांडों के गठबंधन में कोई भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक अद्वितीय डाउलॉर्ड जिसने हेगेमन्स को भी भयभीत कर दिया था। उसने यह महान टूर्नामेंट आयोजित किया था जिसमें पूरा फ्लेमड्रैगन लोक ब्रह्मांड शामिल था, और अंत में उसके द्वारा चुने गए केवल 2 शिष्य ही वे दोनों थे।